19 के वायरस को मारता है। आज हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं और एक्सपेरिमेंट किस पर कर रहे हैं? मानव पर कर रहे हैं। क्यों? मजबूरी है, क्योंकि उपाय नहीं है। तो अधर्म आज भी देखिए कि ऐसे आपदा के समय में लोग अवसर उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि लोगों ने आपदा में भी अवसर को ढूंढ रहे हैं वो। तो अधर्म इसका सबसे पहला कारण है। और प्रज्ञापराध एक बहुत बड़ा शब्द है हमारे यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष दर्पण द्वारा आयोजित क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा, जो रात के 8:30 बजे लगातार इसका प्रसारण आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है। आयुष दर्पण यह क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा वैद्यों के ज्ञान के वर्धन के लिए करता है। इस संभाषा का उद्देश्य केवल और केवल क्लिनिकल नॉलेज को अपग्रेड करना है। आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस संभाषा में भाग ले रहे वैद्य और उनके द्वारा बताए जा रहे समस्त उपचार, ये आयुष दर्पण इनकी कोई पुष्टि नहीं करता। आयुष दर्पण के इस संभाषा में प्रतिभाग कर रहे किसी भी वैद्य द्वारा कोई भी विचार किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी दवा कंपनी के बारे में या किसी भी संबंध में दिया गया विचार उस वैद्य का निजी विचार है। इससे आयुष दर्पण का कोई लेना देना नहीं है। आयुष दर्पण किसी भी कंपनी, किसी भी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, किसी भी वैद्य के द्वारा बनाई गई दवा के प्रभाव की पुष्टि नहीं करता। इस संभाषा को देखकर यदि आपने किसी भी वैद्य से कोई भी दवा मंगाई तो उससे आने वाले हानि और लाभ दोनों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आयुष दर्पण यह क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा ज्ञान वर्धन के लिए आयोजित करता है। आप सभी इस संभाषा से यदि जुड़ना चाहते हैं तो आयुष दर्पण डिजिटल के गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा CAX 429 ज्वाइन करें बैच को। वहाँ से भी आप इस संभाषा से जुड़ सकते हैं। इस संभाषा में आप प्रतिभाग करना चाहते हैं तो 9410379397 इस नंबर पर आप संपर्क करें। वहाँ से गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा, जिससे आप इस संभाषा के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आयुष दर्पण आप सभी का इस संभाषा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वैद्य अरविंद पाठक जी यहाँ जुड़ चुके हैं। हमारी प्रातःकाल एक बहुत अच्छी सत्र चल रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी सुबह जो संहिता का वाचन होता है 7 बजे से 8 बजे तक, आप सभी उसमें जरूर प्रतिभाग करें। आयुष दर्पण के द्वारा एक अच्छी प्रयास है कि हम अपनी संहिताओं को भी पढ़ें, उन्हें सीखें, उनके उच्चारण जानें और हम उन पर विश्वास करें। इसका उद्देश्य ये है कि हमारा भरोसा उन पे जगे। अभी अभी मैं एक राष्ट्रांगण टीवी के कार्यक्रम में था, मैं अभी थोड़ा सा उसका क्लिप चला रहा था, क्योंकि हम देखिए तो हमारी संहिताओं में जो बातें कही गई है वो आज बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। आज मैं बताऊं कि हमारे यहाँ आइवरमेक्टिन दवाओं को बांटने का आदेश जारी किया गया है। कितना ये हास्यास्पद है कि जिस दवा का कोरोना में कोई प्रभाव नहीं है उसको मास लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है। कहां जा रहे हैं हम? तो हमें सोचने की जरूरत है।
और इसीलिए हम अपने अपने स्तर पर प्रयास करें कि हम अपनी पैथी को, अपनी विद्या को इतना आगे बढ़ाएं अपने कर्मों से कि पूरी दुनिया इस बात को एक न एक दिन माने कि नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं अपने आयुष दर्पण के इस मंच से कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं इसको, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुनिया के दूसरी देशों ने वैकल्पिक चिकित्सा को कोविड के काल में बहुत ज्यादा प्रयोग में ला करके अपने यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए, पर हमारे यहाँ आज हम बड़े डरे हुए और सहमे हुए हैं। हमें बात करने में भी डर लगता है कि हम कह दें कि कोरोना का ये इलाज है तो पता चला दिक्कत हो जाएगी। नहीं, तो चलिए हम ये आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज कोविड काल में हम लोग इस संभाषा को बहुत बढ़िया चला रहे हैं। तो वैद्य जी, आपको बहुत बहुत मुबारक है और आपको मैं होस्ट बनाता हूँ। मैं आपका 4 बजे का सेशन देख रहा था, वो बहुत अच्छा चल रहा था और 4 बजे का आपका सेशन बढ़िया है। तो आप ऐसे ही जो है आयुर्वेद के योग 4 बजे पढ़ाते रहे और आप सभी से अनुरोध है कि आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए मैं आपको होस्ट बनाता हूँ और आप अपना संभाषा का सत्र प्रारंभ करें। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। आज व्हाट्सएप पे एक कोई केस की चर्चा हो रही थी, हेमेंजियोएडिमा एडिमा ऐसे कुछ तो हो रहा था। उसका मैं सब लेके आया हूँ मटेरियल की, क्या क्या बताना है मैं बताऊंगा, वो हम सब भाषा में करेंगे। पहले मैं अभी ना अर्टिकेरिया जो शीत पित्त रहता है, उत्कोट और कोट, उस पे कुछ अनुभविक योग बताऊंगा आप लोगों को, जिसको हम एंजियोएडिमा ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ना इसमें क्या होता है कि शीत और उष्ण, इसका सेवन अगर साथ में किया जा रहा है, जैसे ठंडा पानी में नहा के और फिर ना गर्म में धूप में चले गए या गर्मी से ठंडे में आए, ये जो होता है ना, इससे क्या होता है कि शीत पित्त हो जाता है, उदर्द होता है या कोट हो जाता है। तो शीत पित्त में क्या रहता है कि वात कफज दुष्टि होती है और दूसरा वात का प्राधान्यता रहती है। दूसरा उदर्द होता है, वो वात कफज दुष्टि में कफ की प्रधानता रहती है। या आप लोगों को मालूम है, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। कोट में क्या होता है कि पित्त कफज दुष्टि होती है और उसमें पित्त प्राधान्यता रहती है। परिणामतया तीनों अवस्थाओं में रस रक्त की दुष्टि होती है, ऐसा हम लोगों को पाया जाता है। जो शीत पित्त है, उदर्द है और कोट के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। चिकित्सा तत्व है कि पहले तो इसमें अग्निवर्धन की चिकित्सा सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अग्निमांद्य होने से ही यह व्याधि होती है। दूसरा, जीर्ण अवस्थाओं में शोधन चिकित्सा करना अगर कर दिया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसमें शीत पित्त में, उदर्द में वमन विरेचन और रक्त मोक्षण करना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताए। वमन करा दीजिए और विरेचन करा दीजिए तो बहुत अच्छा दोष निकल जाएंगे, पेशेंट को फायदा हो जाएगा। और दूसरा है कि अग्निवर्धन जब हो जाए, जब संसर्जन क्रम करे, अग्निवर्धन की चिकित्सा करे, तो रक्त प्रसादन की चिकित्सा करना अत्यावश्यक हो जाता है। उसके साथ में बलवर्धन करना है, अब पुनर्भव के लिए रसायन चिकित्सा का प्रयोग करना है। अंत परिमार्जन चिकित्सा में कौन कौन सी दवाइयां हम दे तो फायदा होगा, तो उसमें आरोग्यवर्धनी वटी का फायदा होता है, शीत पित्त उदर्द और कोट में सुचेखर रस का बहुत अच्छा फायदा होता है, लघु सुचेखर का फायदा होता है, गंधक रसायन का फायदा होता है, हरिद्रा खंड का फायदा होता है, भूनिम्बादि क्वाथ का फायदा होता है, रजन्यादि चूर्ण का फायदा होता है। और उशिरासव रक्त दुष्टि के शुद्धि के लिए, रक्त धातु के शुद्धि के लिए इसका प्रयोग उशिरासव का बहुत अच्छा होता है। वही परिमार्जन चिकित्सा में यवक क्षार और सैंधव को एकत्रित करके तिल तेल में मिक्स करके अगर लगाएंगे ना, तो इसका दाह का शमन होता है। मैं फिर से बताता हूँ, यवक क्षार और सैंधव को एकत्र करके तिल तेल में मिक्स करके अगर लगाएंगे, पूरे बॉडी में अभ्यंग करेंगे, तो दाह का शमन हो जाता है। यहाँ पर क्षार और ये सैंधव इसलिए कहा है कि लवण और क्षार इसको तिल तेल में करेंगे तो कफ जन्य जो भी संप्राप्ति है, वहां पर जो शीत पित्त उत्कोट ये सब है ना, वो कफ निकल जाएगा। तो फिर ना अपने आप ना वहां फायदा हो जाता है। दूसरा है कि सरसब तेल का अभ्यंग करना है, कटु रसात्मक जो सरसों का तेल होता है उससे अभ्यंग करना है, उष्णोदक स्नान करना है, और हेमंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में स्नान जरूर करना है। ये कंपलसरी अगर किया तो फिर यह शीत पित्त उत्कोट कोट होगा ही नहीं। दूसरा है एलादि गण बताया है, आरगवदादि गण जो बताया है बागभट में, उसका प्रयोग अगर करेंगे मतलब चूर्ण के रूप में, लेपन के रूप में या उद्वर्तन के रूप में अगर करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और संभाषा करते हैं शुरू। मैंने अनम्यूट कर दिया है, एक बार चेक करिए कि हो पा रहे हैं क्या आप लोग। जी हो पा रहे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा कुछ सक्सेस स्टोरीज बताने या कोई डाउट्स बताने, डाउट पूछने? डॉक्टर अवंतिका सिंह जी
आप हैं? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। कुछ बताएंगी? केसेस आए आपके पास कुछ? है सर, लेकिन वो तैयार नहीं है, मैं तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। बताऊंगी सर, 2 दिन में जरूर बताऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर प्रतिभा दीक्षित मैडम जी, आप कुछ बताएंगी कुछ केसेस? डॉक्टर सीमा जी, आप कुछ बताएंगी केसेस? डॉक्टर शालिनी जी, डॉक्टर दीपाली अगरकर जी, डॉक्टर कुसुम पांडे जी। सर एक पेशेंट है मेरे, अभी उसको मतलब अभी 1 वीक हुआ है ट्रीटमेंट स्टार्ट होके। उसको लेफ्ट जी। लैटरल वॉल में इंट्राम्यूरल यूटेराइन फाइब्रॉइड है और पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है। जी। उसका हेतु मुझे मिला है कि उसका 3 बार डीएनसी हुआ है और 1 एफटीएनडी है। बाकी पीरियड्स मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री एकदम नॉर्मल है, रेगुलर रहता है और फ्लो मॉडरेट है, 2 to 3 डेज रहता है। पर उसको अभी 2 मंथ से एब्डोमिनल पेन रहता है और फिर मैंने उसको पहले अग्नि मानदेय था तो पाचन वगैरह चालू किया है, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, कांचनार गुड़, मांस मेदोपाचक भी चालू स्टार्ट किया है। और उसका मलाष्टम्भ बार बार रहता है तो उसको डेली रात को मैंने एरंड को बोला है और तो भी उसका हुआ नहीं था, एरंड तेल से भी मलाष्टम्भ। जी, आपका आवाज शायद कट रहा है। कि भी तो भी वो उसको एक ही बार हुआ तो भी अश्वकंचुकी दिया मैंने उसको। उसका कोष्ठ बहुत ही क्रूर है तो मैंने उसको डेली घी भी खाने को बोला है, पर वो ज्यादा घी भी नहीं खा पा रही है। पर आज वो आई थी सर, उसको ना सीवियर एब्डोमिनल पेन था तो मैंने शंखवटी दिया उसको 2 खाने को तुरंत और बाद में 2 खा लेना बोला। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर, सीवियर अगर एकदम पेन अगर आया तो नीरू बस्ती दे देना चाहिए, काढ़े का बस्ती। नहीं सर, एक्चुअली मेरा मतलब बहुत छोटा सेटअप है, बस्ती का अरेंजमेंट नहीं हो सकता तो है। गोमूत्र मिलेगा क्या? गोमूत्र पिला देंगे तो विरेचन हो जाता है तुरंत। पिलाने को देना है? गोमूत्र अगर पी लिया, अगर इमरजेंसी में एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए तो। अच्छा अच्छा। अगर फास्ट चाहिए तो। बाकी तो और ये लोग बताएंगे ना, कोई बताएगा? डॉक्टर माधुरी जी, आप बताएंगी पेट दर्द में क्या देना चाहिए ऐसे कंडीशन में? डॉक्टर माधुरी जी। हाँ सर। सर आप बताइए क्या दे? सर बस्ती का मात्रा बस्ती दे सकते हैं कभी कभी। वो उनका सेटअप नहीं है ना, वो छोटा है। हाँ बराबर। डॉक्टर अंशुल जी। सर शूल वज्रनी रस दे सकते हैं, शूल वज्रनी वो दे सकते हैं। अजवाइन चूर्ण सर, अजवाइन भी दे सकते हैं। उससे जल्दी रिलीफ मिल जाता है। उसके ऊपर डॉक्टर अगर रश्मि जी बोल रहे हैं कि खाने के गोमूत्र बाद के क्या कितना डोज देंगे? 1 गिलास पिला देंगे ना, तुरंत अच्छे से, तुरंत ही इमीडिएटली विरेचन हो जाता है, सारा दोष निकल जाता है। और गैस वगैरह जो है, मतलब अपान वायु जो रुका हुआ है इसमें पक्वाशय में, निकल जाता है, पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आप कुछ बताएंगी? पेट दर्द अगर हो रहा है तो इंस्टेंट क्या देने से ठीक हो जाएगा? हाँ सर, जैसे कि इनको, जैसे ने बताया कि वो क्रूर कोष्ठ है और उनको वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा, तो सब सर्वप्रथम हमें उसका वायु का अनुलोमन करना ही जरूरी है, तभी उसका जो पेट दर्द है वो ठीक होगा। तो उसके लिए हम इंस्टेंट उसको जैसे कि अगर एरंड तेल का पान करा सकते हैं या फिर तीव्रत लेहम का पान दे सकते हैं, जिससे कि उसका मोशन क्लियर हो जाए। मोशन क्लियर होने से उसका जो वायु अनुलोमित हो जाएगा तो उसका जो पेन है वो काफी हद तक सबसाइड कर जाएगा। और सेकेंडरी जो ये बोल रही हैं कि इनको साथ में ट्राइन फाइब्रॉइड की भी प्रॉब्लम आ रही है ना, फाइब्रॉइड की जो हिस्ट्री दे रही हैं ये, उसके लिए जो उन्होंने मेडिसिन दिया उसको एक बार चेक करने हैं, उसमें कहीं कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो उनके अम्ल पित्त को बढ़ा रहा हो, एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा हो। तो वो क्रॉस चेक करके फिर हम शूलवर्जनी वटी या कामदोधा रस या शुद्ध से का रस लगा सकते हैं, जिससे कि उनकी एसिडिटी इंक्रीज ना हो और उनका वायु का अनुलोमन होता रहे। मुझे तो ऐसे पेट दर्द में प्रवाल पंचामृत से फायदा दिखता है, और हाँ। त्रिविध का काढ़ा बना के अगर पिला दें ठंडा करके, वो भी हाँ, त्रिवृत का काढ़ा।
हाँ, ओके सर। निशोत्तर का वो भी सर फायदा। उनको लोकली भी हिंगू लेप लगा सकते हैं, हिंगू का पानी लेप वहाँ पे एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में, जी उससे भी सर उनको शिवाचार आराम पाचन मिलेगा। चूर्ण भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? शिवाचार पाचन चूर्ण, हाँ हाँ। दे सकते हैं ना। शंख भस्म और कपाट मिला के सर। जी जी, और बताइए, किसी को कुछ बताना है? नहीं तो दूसरा केस देखते हैं। सर लहसुन आदि वटी का यूज कर सकते हैं इसमें? लहसुन आदिवाटी 100% फायदा करेगा। जी सर। सर ये कंकासो और शंख भस्म दोनों को दिया जाए तो जल्दी पेन रिलीफ हो जाता है। जी, ये तात्कालिक है, तुरंत के लिए, बाद में ट्रीटमेंट जो करना कनकासा है वो और तो कर। शंख शंख भस्म, अच्छा हाँ ये तो मैं करता हूँ, ये लाभ मिलता है। तो जी। सर किसी भी प्रकार का दर्द हो तो लग जाता है उधर सूल मतलब? उधर सूल में, हाँ उधर सूल में दिया जाता है, हो जाता है। नहीं किसी प्रकार का नहीं, जैसे शंख शंख भस्म समझ रहे हैं आप ना, जैसे कुछ हाँ, एसिडिटी वगैरह होती है या कुछ और बात होती है तो। नहीं मतलब जैसे कि अब ये तो क्या अत्यधिक परेशानी, जैसे रात में किसी को दर्द होने लग गया या अचानक दर्द होने लग गया, उस हिसाब से बात नहीं की तो भी। ये सीवियर कंडीशन में तो मैं देता हूँ, काम करता है बहुत सीवियर अच्छा। कंडीशन, इनका क्रूर कोष्ठ है तो उसके लिए घृतपान कराना, बस्ती देना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वो तो है ही है, लेकिन बस्ती का कुछ देर बाद रिजल्ट आएगा ना, हाँ इसका हाँ हाँ, 10-15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। 15 मिनट में बराबर। इसमें सर एक मात्रा इमर कितनी देना चाहिए? अरे अब आसो तो जानते ही हैं, 15 से 30 ml के हाँ, लगभग दिया जाता इसमें शंख भस्म है, वही कितनी है। तो शंख 250 भस्म कितना 500 mg दिया जाएगा, और क्या। अच्छा, हाँ ठीक है। सर वायु अरे अनुलोमन के लिए इसमें क्या दे सकते हैं? जैसे कि अगर आप क्रूर कोस्ट है और वह बस्ती नहीं दे पा रहे हैं तो हम तो उसमें हिंगवाष्टक उसको चूर्ण को लेके और पानी के साथ घोल के पिला दीजिए, वो भी वायु का अनुलोमन करते हैं। सर वैसे अपान वायु का डिस्टरबेंस की वजह से एकदम से तुरंत पेट में दर्द होने लगे, तो मैं सर प्रयोग करते आई हूँ जो वो था, आप फिर कहेंगे कि ये फार्मा ऐसा वैसा, तो मैं वहाँ काम करी हूँ, तो दिव्य धरा करके आता है जी पतंजलि का, तो उसमें सर कपूर, अजवाइन और पिपरमिंट का वो सत्य मिलाया हुआ है, और जी 2-3 बूंदी देने से इमीडिएट ये पेट दर्द में रिलीफ होता है सर। अच्छा। हाँ सर, तो कुछ पेशेंट पे मैंने ऐसा देखा कि वो कुछ नहीं सूझ रहा तो वो झट से घोल के पिला दिया गया, और नहीं इस वो तरह का तो आता है हम लोग, जैसे कपूर है और ये अजवाइन का सत्व है, पर ये और क्या जी मैम, मिंथाल ऐसा एक वगैरह है। अमृत धारा भी आता है ना, वो भी हाँ अच्छा हाँ, है। मेरे उसको धारा में मिला के यही दे तो देते हैं, वो रहता तो है। तत्काल रिलीफ हो जाता है, वो तो है। हाँ, तो भले ही कुछ फार्मा मतलब सपना सिंह जी पूछ रही हैं, अवंतिका जी फिर से नाम फिर रिपीट करिए। दिव्य धरा बोलते हैं सर, वो पतंजलि का प्रोडक्ट है, तो वैसे घर में भी प्रिपेयर किया जा सकता है, पिपरमिंट का तेल, कपूर, अजवाइन, और एक अजवाइन चीज, का अजवाइन हाँ का सत्व। हाँ हाँ अजवाइन का साथ एक और चीज कुछ छूट रहा है, हींग होता है, क्या होता है, बस ये इतना ही है, छोटी सी शीशी है 10 ml की, हाँ तो 3-4 बूंद ही हल्का गुनगुना जल में, क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन में मरीज एलोपैथ डॉक्टर के पास से भग के आया था कि ऐसा ऐसा मेरे को अभी ऐसा कुछ करिए, तो उसको दिया गया, और फिर मैंने बहुत बार ट्राई किया, ये बहुत अच्छा, खुद के लिए भी किया, जब कभी ऐसा हो गया बैठे 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 अचानक ऐसा हो गया, कोई वो गैस जैसी परेशानी और दर्द हो गया पेट में, तो बहुत अच्छा रिलीफ है इसका। हाँ, एक चीज रह जा रहा है, पिपरमिंट है इसमें, पिपरमिंट भी रहता है। हाँ पिपरमिंट भी उसमें है सर। हाँ वैसे मैंने देखा, ये खाली पिपरमिंट दे दिया जाए तो भी बहुत जल्दी पेन रिलीव हो जाता है, हाँ इसमें तत्कालिक कुछ समय के इसमें लिए। तो तीनों चारों वैसा ही है ना, हाँ ऊपर टूल पे काम करने वाली चीजें हाँ, हैं, ये 4 चीज है। और वो सत्य रूप में मिलाई हुई है, बहुत छोटी सी शीशी है 1 अंगुली बराबर की, तो वो दो ये तीन बूंद ही काफी होती है। 2-3 बूंद बहुत है, अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, किसी फार्मा की बात नहीं है ये। हाँ फार्मा, हाँ थोड़ा सा इफिकेसी कम है पतंजलि का, नो डाउट, लेकिन मैंने जो काम करा उधर तो मैंने इस्तेमाल किया, कराया मरीजों को, तो ठीक नहीं है। तो ये मैं रखता हूँ अलग से बना के, इसको कुछ करना नहीं, पीस के रख देना, वो अपने आप मेल्ट होकर हाँ, बन और जाता है। हमारे साइड तो पिपरमिंट की खेती भी होती है सर, तो आराम से बनाया जा सकता है इसको। पिपरमिंट तो मिल बैद्यनाथ ही जाता कंपनी है। का, हेलो मैं डॉक्टर अरविंद सक्सेना, बैद्यनाथ कंपनी का शंख द्राव आता है लिक्विड फॉर्म में, हाँ आता होगा सर, दूसरी तो कंपनी। वो भी सेम काम करता है, बैद्यनाथ कंपनी का शंख द्राव। तो बन भी जाएगा सर सर बहुत तेजी से। सर ये घर पे कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर बताओ ना। हेलो। ये चारों द्रव्य आप ले लीजिए जो बताया गया है, हाँ इसको पीस के, बारीक पीस के, उसको एक ये छोटी शीशी में इसको रख दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, वो थोड़ी देर बाद अपने आप पिघल के पानी की तरह हो जाएगा, मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वो तैयार है, बस इतना ही करना है। सर पेपरमिंट वाला सब सेम अमाउंट में, अच्छा, नहीं हाँ मिल सेम रहा। अमाउंट में। कपूर, अजवाइन, हींग और पेपरमिंट।
कमजोरी होगी। हाँ अजवाइन सत्व है, अजवाइन सत्व है, पिपरमिंट है, कपूर है, और एक क्या रह जा रहा है? हींग है शायद, पता नहीं, बता हींग देना। होना चाहिए सर। नहीं पुदीना है, पिपरमिंट पुदीना। है, शायद पुदीना है, सही। पुदीना सत्व भी, यूकेलिप्टस, हाँ उसमें यूकेलिप्टस वही तो तो नहीं हो है? गया पुदीना सत्व। नहीं यूकेलिप्टस नहीं है। कपूर है, अजवाइन है, अजवाइन का सत्व है, पिपरमिंट है, और एक क्या अभी तो बोला है मैंने, निकल गया दिमाग से। पुदीना। पुदीने का सत्व। हाँ पेपरमिंट का ऑयल है या पेपरमिंट ही है? पिपरमिंट ही है, जब उसको पीस के डाला जाएगा तो ऑयल रूप फॉर्म में आ जाएगा, अपने आप लिक्विफाई हो जाएगा। ऑयल नहीं है वो। हाँ ठीक है। नारियल नहीं है। जो ऑयल कह के देते हैं वो होता क्या है, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला देते हैं, वो मेल्ट हो जाता है, उसी को कहते हैं ऑयल है, यही है। इसमें नींबू सत्व भी मिलाते हैं ना सर के? नहीं 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 ये चार ही चीजें हैं, मिलाने कुछ भी आप। अच्छा। नींबू सत्व नहीं, वो तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है नींबू वाला। हाँ वो नहीं मिलाने पे ये सब लिक्विड हो जाते हैं ना। सर इसमें भीमसेनी कपूर, पिपरमिंट और अजवाइन। डॉक्टर शिशिर जी का आवाज नहीं आ रहा है, शायद प्रॉब्लम है नेटवर्क में। हेलो हेलो सर। जी हेलो बोलिए। जी सर, इसमें भीमसेनी कपूर, अजवाइन सत और पिपरमिंट बस होता है सर, 3 चीज दिव्य धारा में। जी ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हाँ सर, हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ पे सुकुमारम क्वाथ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ आप बताइए, उसके बारे में बताइए। सर बोलिए ना, मैंने इतना अच्छे मुझे मालूम है कर सकते हैं, लेकिन आप सभी लोग को डिस्कस करके बताइए उसका क्या रिजल्ट आता है। सर मैंने एक पेशेंट को देखा है, उसका सेम ऐसे ही मिलता जुलता सिम्टम था, और मैंने सुकुमारम क्वाथ यूज किया था सर, तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले थे उसमें। कितना मात्रा में दिया था और क्या रिजल्ट मिले थे? सर उसको एक तो फाइब्रॉइड का साइज रिड्यूस हो गया था सर, और जो इनने स्टमक पेन और ये वो सब बताया ना, तो वो इनिशियली उस पेशेंट को भी था, लेकिन धीरे धीरे उसने बोला कि ये मेरे साइकिल भी रेगुलेट हो गए। मैंने उसका साइकिल भी डिस्टर्ब था, कभी वो पहले आता था कभी बाद में आता था, लेकिन बाद में उसने बोला कि जब वो 1-1.5 महीना हो गया तो उसने बोला कि नहीं मेरा साइकिल एकदम टाइम पे आ रहा है, और जैसे कभी कभी एब्डोमिनल पेन या फिर हैवीनेस होता था, उसको वो प्रॉब्लम नहीं था बाद में। जी बहुत अच्छा बताया आपने। तो मैडम ये जो सुकुमार कषाय है आप बता रहे हो, तो उससे ऐसा आपने देखा प्रैक्टिस में कि वो पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, मतलब जो साइकिल है वो 28 डेज की जगह अगर 20-25 डेज में होती है? हाँ, वो ना साइकिल, फीमेल का साइकिल रेगुलेट करने में बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन आपको अच्छा ब्रांड का मिलना चाहिए। जैसे मुझे साउथ की 1-2 फार्मेसी है, वहां का मिला वो सुकुमारम क्वाथ, तो वो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले मुझे। अच्छा, तो अगर किसी के रेगुलर है पीरियड्स तो उसमें नहीं दे सकते हैं? नहीं, जैसे इस टाइप की गायनिक प्रॉब्लम है, जैसे इनका फाइब्रॉइड है, मेरे पेशेंट का भी फाइब्रॉइड था, तो उनको दूसरी मेडिसिन के साथ मैंने सुकुमारम का अनुपान दिया था, तो उनका फाइब्रॉइड जब मैंने नेक्स्ट टाइम कराया तो उसका साइज थोड़ा रिड्यूस हो गया था। और दूसरे कंप्लेंट थे, जो दूसरे गायनिक प्रॉब्लम, जैसे पीरियड्स के टाइम भी उनको बहुत अनईजी लगता था, और साइकिल भी कभी पहले आता था कभी बाद में आता था, और उनको ना मैंने जब उनका साइकिल रहता था तो उनको ना इतनी मैंने खाने में तकलीफ होती थी, टेस्ट नहीं आता था और कुछ खाती नहीं थी वो, तो उन्होंने बोला 1-1.5 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा करके साइकिल एक तो उनका रेगुलर हो गया, ऊपर से जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन थे उनको पेन वगैरह और ये सब नोजिया वगैरह फील होना, तो वो धीरे धीरे करके सबसाइड हो गया। अच्छा, तो आपने इसके साथ क्या दिया था? और मैंने उनको ये दिया था, काचनार गुगुल दिया था, और वादिका वटी दी थी। अच्छा, थैंक यू मैम। सर मुझे एक प्रश्न पूछना था। हेलो हेलो सर। आई थिंक सर तो हेलो हेलो
आप पूछो अपन पूछिए, आप सवाल पूछिए। हाँ तो पूछिए, अरविंद अपन सक्सेना सर। सेक्रेटरी सर आ जाएंगे। जी जी हेलो हेलो अरविंद सक्सेना सर। जी मैडम जी नमस्ते, मैं डॉक्टर कुसुम पांडे पूछ रही हूँ कि शंखद्राव का क्या डोज दिया आपने? मैम ड्रॉप में देता हूँ शायद 10 बूंद या 15 बूंद, बस ऐसे में, ज्यादा दाप नहीं दिया था। पानी में मिला के देना है? पानी में मिला के, हाँ 10 बूंद 15 बूंद। तो एब्डोमिनल कोलिक में बहुत जल्दी आराम मिलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। जी जी थैंक यू। और किसने बताया था? कनकासव प्लस शंख भस्म जी जो दिया है शायद अभी सुभाष सर ने शायद बताया, कनकासव प्लस शंख भस्म वो देते हैं, तो उसमें कनकासव का कैसे रोल है? क्या पेट उधर शूल में कनकासव? जी सर, विकास सर ने बताया था, विकास सर ने बताया। जी जी विकास सर ने बताया था। हाँ विकास सर कनकासव बता रहे हैं ना आप लोग को? पता है मतलब कनकासव कैसे काम कर रहा है? कनकासव मैम डायलेट करता है, लाइक एंटी स्पास्मोडिक। जैसे भी हमें कहीं स्पास्म है तो ये उस स्पास्म को खत्म करता है, डायलेटेशन होती है, डायलेट होता है कोई पार्ट, तो उसमें रिलैक्सेशन मिलती है, उससे पेन भी और स्पास्म चला जाता है। ओके थैंक यू मैम। लेकिन पेट में क्या है, पेट में क्या है और वो डायलेट क्या करेगा वहां पे? एब्डोमेन में क्या डायलेट करेगा? मैं सर जैसे स्पास्म हुआ, जितनी भी हमारी इंटेस्टाइन्स हैं अगर उनमें है, आफ्टर ऑल तो ये मस्कुलर ही, जब मसल के नीचे ही है ना, जब हमारा मसल या हमारी इंटेस्टाइन्स, इवन ये गर्भाशय के ऊपर भी इफेक्ट करता है, उसके मसल्स को भी रिलैक्स करता है। तो इंटेस्टाइन्स में जो पेरिस्टाल्सिस है, अगर उसमें कहीं स्पाज्म आया है, उसने अगर इसको रिलैक्स किया, जैसे ही स्पाज्म जाएगा तो पेन तो जाएगी। ये स्पाज्म में काम जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि एज द नेम सजेस्ट कनकासव, तो इसमें धतूरा में मुझे धतूरा ही करता है ये काम। जी जी सेडेटिव हाँ, तो उसका सेडेटिव, उसके एल्केलॉइड्स करके उसका यूज हो रहा होगा, वो एक्ट करता होगा उस हिसाब से पेन किलर में। मेन मुझे यही पता है कि ये स्पास्म को दूर करता है और थोड़ा डायलेट करता है किसी भी हमारे पार्ट को। जी जी थैंक यू। मैंने भी इसका कोलिलिथियसिस में प्रयोग किया है मैम, अच्छा रिजल्ट मिला है कनकासव का। जी तो तभी तो चेस्ट में भी हम देते हैं ना, अभी आजकल कोविड में भी तो थोड़ा वो स्पाज्म को भी करता है उसको दूर। जी जी जी। तो हमारे जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं इवन उसको रिलैक्स करेगा। ऐसे ही अगर हम कोलिलिथियसिस में देंगे तो उसमें भी बिकॉज ऑफ स्टोन तो स्पाज्म तो रहता है, पेन भी स्पाज्म की वजह से ही होगी। जी जी सही कह रहे हैं, सही है मैम। मेरा एक क्वेश्चन था, एक लेडी पेशेंट हैं जिनका प्री मेनोपॉजल स्टेज चल रहा है और उसके कारण से उनको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और थोड़ा थायराइड भी बढ़ा हुआ है। हालांकि थायराइड उनको पहले से था, हाइपोथायराइडिज्म। जी तो इसमें हम क्या दे सकते हैं मैम? इस समय हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। जहां तक मुझे पता है कि कैल्शियम देने की आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम रिसोर्सेस किसी भी तरह से। तो आप लोग थोड़ा अपना बेटर अनुभव बताएंगे। जी सर मुझे पूछ रहे हैं, मैं बताऊं? जी बताइए। नॉर्मली तो सर हम इसमें बहुत अच्छा रोल है, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, परवाल पंचामृत, जी ये सारे हार्मोन्स को भी, और ये आमल की रसायन या जो टैबलेट आती है ना हमारी रसायन टैबलेट, जिसमें ये गोक्षुर है, गरुची है और आमल की है। जी तो इसमें हम लोगों ने तो एक टैबलेट बनवाई हुई है गोक्षुर गरुची आमल की वाली, या तो हम वो देते हैं, अगर हमें लगे पेशेंट की देख के जो भी कंडीशन है, अश्वगंधा और शतावरी देते हैं। अगर हमें कैल्शियम के लिए कुछ और ऐड करना है, इवन परवाल पंचामृत भी देते हैं। नहीं तो एक कंपनी कुछ एक बनाती है जो नवरत्न, जो इसमें सारे कैल्शियम के सोर्सेज मिलते हैं, अगर किसी को ज्यादा लगता है तो वो दे देते हैं, साथ में दशमूला रिष्ट। अब ये सारी मेडिसिन हैं, तो चूज एक्चुअली हम पेशेंट के हिसाब से, जो पेशेंट के सिम्टम्स, मैं तो नॉर्मली मेरा क्या तरीका है, जितनी मेडिसिन मीनोपॉज के लिए या पेरीमेनोपॉजल के लिए नॉर्मली होती हैं रिकमेंडेड, ये जो मैंने आपको बताई, मैं उन सारी मेडिसिन की एक लिस्ट मान लीजिए मैंने बना ली।
तो मैं पेशेंट से जी सिम्टम्स पूछती हूँ, तो जो पेशेंट जी सिम्टम्स बताता है तो उसके मुताबिक उसको इधर उधर करके ऐड कर देते हैं। जी मैम, जैसे मैम उनका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और थायराइड मतलब TSH थाय- बढ़ा जी तो सर, थायराइड के, हाँ जी, हाँ मैम आप बोलिए। मैं यही कह रही थी कि हाइपोथायराइड वाले पेशेंट में वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा आता ही है उनका। यस, तो उसमें त्रिकटु का बहुत अच्छा रोल है सर। जो थायराइड के पेशेंट है उसमें जब हम त्रिकटु देते हैं, कफ का पाचन करेगा, कफ का शमन करता जी है, तो सौंठ मरीच पिपली मेटाबॉलिज्म को जब ये अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, तो इससे जी ट्राइग्लिसराइड में भी फर्क पड़ता है और साथ में हमारे थायराइड के ऊपर भी अच्छा इफेक्ट आता है। जी, तो इससे एसिडिटी होने के चांसेस नहीं बनते हैं मैम त्रिकटु देखिए, अगर बस थायराइड है देने से? पेशेंट को तो उसमें ओबेसिटी, थोड़ी बहुत कफ ज्यादा रहता ही है, तो त्रिकटु फिर हम्म, अगर एसिडिटी होती है तो उसके लिए फिर हम त्रिकटु को लस्सी छाछ के साथ दही में मिला के कभी बोलती हूँ, नहीं तो मैं पहले तो पानी से देती हूँ, जब अगर जी लगता है तो उसको बोलती हूँ कि छाछ में मिला के साथ ले। अच्छा फिर अगर मैं सर, ज्यादा मैं डॉक्टर अरविंद सक्सेना, मैं आपको बताता हूँ सर बहुत अच्छे से। जी जी गलकंड, गलकंड वात कफज और वातज होता है, और जी थायराइड, और ये इधर आपका थायराइड उसको कह रहे हैं, और इधर आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसमें भी कफ की संप्राप्ति, कफज कफ बढ़ा हुआ है, इसी वजह से ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है। करेक्ट सर? सेम तो आप जैसे जी जी मैडम ने बोला कि त्रिकटु, त्रिकटु, त्रिफला जी और गलकंड, कंडन रस, इस तरह की जो है गंडमाला दवाइयाँ कंडल जो रस जी गल जी माना कंडन रस सर। अच्छा, इधर दूसरा, आप अभी रस पे नहीं उतरते हैं, अभी हम रस पाचक और रक्त पाचक पे जाएंगे और मेदो जी पाचक पे जाएंगे। जी संप्राप्ति हमको भंग करनी है कफ की, और रस की दुष्टि ठीक करनी है, और वात पे काम करना है। तो वात कफज, ठीक है ना? जी ठीक है जी ना? तो जी इसमें जी हमको रस पाचक के साथ में मेद पाचक पे रखना है इधर, ठीक है? जी और उधर हमको AKT मैं देता हूँ इसमें, अरे कैशोर, अमृता और त्रिफला, ताकि शोधन हो। और इधर हमने त्रिकोटु दिया, और साथ में AKT में त्रिफला मिल गया मुझे, इधर कैशोर मिल गया मुझे, और जी अमृतोत्तर या अमृता जो है मुझे स्वेलिंग के लिए मिल गया। तो चारों ओर से जी कवर करते हुए उसको वात प्लस वात कफज संप्राप्ति को भंग करते हुए, और तो एक ही चिकित्सा से दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन अब उसको जी पत्य अपत्य पे भी कंसंट्रेट करना होगा, और उसको अग्नि, जी धात्वाग्नि, जी रसाग्नि, धात्वाग्नि पे भी काम करना होगा। मतलब उसको एपिटाइजर भी चाहिए हमको, साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ जी एपिटाइजर भी चाहिए। तो उसमें मैं भूमिनला, पुनर्नवा, कुटकी या इस तरीके का शोतो आरोग्यवर्धनी मैं प्रेफर करता तो हूँ सर इसमें। त्रिकटु भी तो मंदाग्नि दूर करेगा, तो भूख तो उसको तिकट्टू, ऐसे ही लगे। तिकट्टू एक केवल आम पाचक के रूप में बढ़िया काम करता है। सोट पेपर, काली मिर्च आम पाचक के रूप में तो मैं रखा हूँ, लेकिन मुझे और भी चाहिए ना, लीवर को भी तो मुझे स्टिमुलेट करना ना। तो आरोग्यवर्धनी के साथ में अगर मैं थोड़ा सा शोधन के लिए चंद्रप्रभा भी जोड़ दूं इसमें, ताकि जी क्लीनिंग हो। तो जी ऐसे चारों ओर से संप्राप्ति को पकड़ते हुए चारों ओर से उसको कवर करता हूँ, तब जाके धीरे धीरे पेशेंट को, मतलब आपको एक्सरसाइज पे भी करना है, डाइट में भी फैट और प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करना है, मीठा आहार बंद करना है, और शरीर की अग्नि को एक्टिव करने के लिए मतलब एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसे करता हूँ मैं सर। जी जी हाँ सर, सर, जो वो आप बहुत अच्छा बताए, AKT को सर एक साथ पीस करके मिला करके देना है क्या? टैबलेट फॉर्म में आता है, मैंने अच्छा तो हो सर जाएगा। कार्टिफिशियल से मंगाया हुआ है, तो वो टैबलेट में दे देता हूँ तीनों की। जी जी, तो एक साथ बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं हो जाएगा सर? हाँ, यही मैं कहने वाली नहीं, थी क्यों नहीं, कि क्यों यहाँ क्यों के ज्यादा क्यों होगा? सर आपका यही हमारे एक पेशेंट्स तो ड्रॉबैक कई है बार अपना। बहुत कहते हैं कि कफ बहुत की ज्यादा संप्राप्ति, मेडिसिन। अच्छा नहीं तो आप इसमें रस पाचक में एक मेद पाचक जोड़ दीजिए, या केवल रस हाँ पाचक जोड़ दीजिए। ऐसा कर सकते हैं आप, अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन अगर त्रिफला, त्रिकटु और अमृता और कैशोर में इतना इतना तो चलता है, या आप सब पीस दीजिए एक साथ। जी फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं, सब कॉम्बिनेशन एक हम साथ ढूंढ पीस सकते दीजिए। हैं सर। ऐसे भी हमारे पाचक चूर्ण है जिसमें त्रिफला, त्रिकटु, फिर हम एक कॉम्बिनेशन कोई ढूंढ सकते हैं जिसमें हाँ हमें हाँ ये जी ज्यादातर मिल जाए, बिकॉज
पेशेंट्स मेरे भी यही प्रॉब्लम करते हैं, बिकॉज उनको एक या दो मेडिसिन ठीक है, जैसे ही उनकी मेडिसिन बढ़ाओ तो वो या तो लेंगे नहीं या वो मेरे मुंह पे ही मना कर देंगे, मैं जी, लिख भी ये दूंगी तो प्रॉब्लम वो है। प्रॉपरली देखिए, नहीं लेते। हम लोग की आयुर्वेद चिकित्सा में एक हाँ रस, एक रक्त, नहीं, एक रस को पकड़ा जाता है, एक चूर्ण को पकड़ा जाता है और एक यस उसूल को पकड़ा जाता है, एक अरिश जी को पकड़ा जी, जाता है। ये तो बात तो आपको बिल्कुल ठीक है आपकी। तो आपको चार तो चीजें पकड़नी पड़ेंगी ना, और चारों को आप, अब ये ब्यूटी ये है कि कस्टमर, अब देखिए अगर मैं गूगल ये टैबलेट एक साथ अब पीस के दे दूंगा तो पेशेंट पैसा नहीं देता, अभी सीधी सी बात। हाँ ये भी है, यस। और मुझे अगर मैं टैबलेट फॉर्म में 2 दे दिया, एक चूर्ण फॉर्म में दे दिया, एक अलग से एक स्पेशल पुड़िया रात की दे दी, तो पेशेंट को लगता है हाँ इतनी सारी दवाइयां अलग अलग, वो भी कहता है कि हाँ इसके मतलब डॉक्टर साहब, और एक साथ अगर हमने पीस के दे दी तो पैसा नहीं देता सर। हाँ ये सही तो बात बिल्कुल ये ठीक कह है। रहे हैं आप जी। पर आप बस लोग आपका पैसा पाउडर भी, बना के तरफ देते ही हैं हम तो दवाइयों हर का, तरफ ही हमें तो सक्सेना लिमिट्स सर? देख। जी मैम, कह रहे हैं आप दवाइयों का उसको पीस के देते हैं टैबलेट? मैं चारों चीजें करता हूँ मैम। मैं 2 मेरी प्लास्टिक की बोतल में मैं टैबलेट देता भी हूँ, हम लोग भी साथ में मेरे टैबलेट ही स्टाफ, देते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं हाँ कि मैं अगर टैबलेट भी अगर देता वो हूँ 2 आसान पड़े शीशियों तो। की, प्लस पर मेरी ये भी गुड़िया की। है सक्सेना कि अगर हम टैबलेट को पीस के देते हैं ना तो वो कड़वा उसका टेस्ट, और बिकॉज वो बनाई समझ होती में है आता उन्होंने है, इस जी हिसाब जी। से, वो इतनी कड़वी हो जाती हैं उनको पीस के, जो तो हाँ टैबलेट टेस्ट का भी हमारी तो, अब कोटेड देखिए नहीं टेस्ट का भी है। प्रॉब्लम आएगा, पेशेंट कहेगा इतनी कड़वी दवाई वो खाएगा ही नहीं, हाँ नहीं और खाता, तो जो टैबलेट तो निगल सकता है ना। हाँ जो कोटेड टैबलेट है ना उसको मैंने कई बार पीस के देखा, वो नहीं बात बनती, लेकिन जो मैंने भी कालेड़ा 2-3 दिन वाले, पहले उसमें सूक्ष्म तो त्रिफला बबूल क्या खाया होता है, ही। वो तो पीस ही नहीं सकती, बहुत बहुत उसके दाने रह जाते हैं। यस, और जो कालेड़ा वालों की टैबलेट आती है ना वो कोटेड नहीं होती, वो रसतंत्र सार के हिसाब से, वो नॉर्मल हाथ से बनाई उनकी बहुत अच्छी टैबलेट, वो कभी हम पीस मैम देते हैं किसकी है तो वो? कालेड़ा है ना जो बहुत अच्छी, लाइक मेरे को तो लाइक 100% कृष्ण गोपाल, हाँ राजस्थान की है मैम, कृष्ण गोपाल कालेड़ा। और रेट वाइज भी बहुत जेन्युइन एंड रिजल्ट वाइज वेरी गुड। एक्चुअली हर जगह होता नहीं, मुझे धनवंतरी इजीली अवेलेबल है और मुझे बड़ी पैकिंग मिल जाती है 1000 की। कलेड़ा वाले ना मिल फिर जाते हैं। वो तो हर जगह, धन्वंतरी कहाँ का? तो डीपी तो हर जगह मिलता है सर मैम, उनके धन्वंतरी रेट्स कहाँ बहुत का फर्क है ना। हाँ बहुत हाई है। मैम डॉक्टर सर धन्वंतरी गुजरात की बात डॉक्टर है क्या? अंजना सक्सेना मैम कुछ कहना चाहती है। नमस्ते मैम। नमस्कार 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 मैम, नमस्कार। मैम आज आपका फेसबुक पे देखा मैंने, यूपी आयुष अच्छा अच्छा वो हाँ वो यूपी गवर्नमेंट वाला ना, यूपी गवर्नमेंट आयुष संवाद जी। एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि मैं फाइटोएस्ट्रोजेंस पे काफी वर्क हुआ है ना, अगर आप लोग आर्टिकल निकाल के देखेंगे फाइटोएस्ट्रोजेंस पे, तो मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज, प्रीमीनोपॉज, पोस्टमीनोपॉज, हाँ जी जी फाइटोएस्ट्रोजेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेडिसिन से पहले जैसे हम लोग आयुर्वेद में भी बोलते हैं कि डाइट को मेंटेन कर रहे हैं ना, तो क्योंकि अगर हम डाइट के हिसाब से अगर फाइटोएस्ट्रोजेंस पे वर्क करेंगे तो जो मेन क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजेंस होती है मेनोपॉज में, तो उसको अगर हम किस तरह से पेशेंट को इस तरह की डाइट दें कि हमारे पेशेंट को फाइटोएस्ट्रोजेंस मिले, तो जो मैं पर्सनली करती हूँ, तो सबसे पहले जो वर्क है तो जो आप लोग सब जानते होंगे, जो सोयाबीन का दाना आता है मार्केट में, एक तो सोयाबीन की बरी आती है, बरी नहीं सोयाबीन का दाना आता है, तो सोयाबीन दाने को अगर हम लोग जैसे पेशेंट की प्रकृति और पेशेंट के हिसाब से उसको हम क्या करते हैं, उसके बीज को भिगो देते हैं, जैसे किसी को 10 ग्राम, किसी को 20 ग्राम, किसी को 15 ग्राम, और वो फिर अच्छे से वो सुबह तक अच्छे से स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएगा। तो अगर पेशेंट उसको फ्राई करके, या कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे भी खा सकते हैं, या कुछ पेशेंट बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं तो उनको क्या करते हैं, मिक्सी में पिसवा देते हैं, और फिर वो जो रोटी बनाती है ना, अपना आटा बनाती है, उसी आटे में सोयाबीन को मिलवा के कहते हैं कि इसको आप लीजिए। तो सोयाबीन का जो ये मेन जो एस्ट्रोजन है बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, मगर बस थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसमें हमें जैसे अभी बात चल रही थी मेदोपाचक और रसपाचक की, उसको फिर हमें थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ता है कि हमारा डाइजेशन पेशेंट का प्रॉपर रहे, और उसी हिसाब से हम उसकी मेडिसिन को करते हैं। बाकी से शतावरी का बहुत अच्छा इफेक्ट है, मैम अभी बता रही थी सविता मैम, बहुत अच्छी बात है, अश्वगंधा, शतावरी, और इसके अलावा जो है अखरोट, वॉलनट जो है उसका बहुत अच्छा रोल आया है, आर्टिकल्स अगर आप लोग देखोगे सब लोग, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आया है वॉलनट का, खजूर का,
लेकिन शुगर पे पेशेंट का देखना पड़ेगा कि अगर उसका मतलब शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं है। तो इस पे भी हम लोग वर्क मतलब चल रहा है। अखरोट पे हम लोग स्पेशली पेशेंट को अगर कह दें, अगर वो खाने लायक है ले पाए, तो 2 अखरोट सुबह और 2 अखरोट शाम को चाय के साथ ले, और थोड़ा सा सोयाबीन ले, और बाकी अपनी कुछ औषधियां जो हम लोग अभी बना रहे हैं प्लानिंग, उसके हिसाब से मैनेज करें तो मेनोपॉज बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है विद प्राणायाम, एक्सरसाइज और थोड़ा दिनचर्या के साथ। सोया के तो एलोपैथी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं मैम, जैसे आइसोफ्लेव सीआर, वो सोया उसमें प्रॉपर उन्होंने डोज में डाला हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। वो लोगों ने मेनोपॉज सोया मिल्क भी तो मिलता है ना, सोया मिल्क भी यूज कर सकते हैं। जैसे जब आपने कैप्सूल लोगों को इजी लगता है ना, तो आइसोफ्लेव सीआर के नाम से एक सोया का प्रोडक्ट आता है, तो वो 1 BD अगर आप देते हैं तो पेरीमेनोपॉजल सिम्टम है ना, जो विद इन 15 डेज ही पेशेंट के एकदम से गायब हो जाते हैं। मैडम इसमें चरक का भी एक सप्लीमेंट है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इवेनोवा, लेकिन उसमें इवेनोवा राइट, इवेनोवा, हाँ उसमें भी यही सब सप्लीमेंट है, सोया वगैरह। इवानोवा वो भी अच्छा है, इवानोवा या हाँ इवानोवा है। मैडम शतावरी अश्वगंधा जैसे कोई पेशेंट है जो ऑलरेडी ओबेस है या जो ओवरवेट है, तो फिर हम उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना वो कि वो भ्रूण का काम करेगा थोड़ा बहुत, तो उसको डोज डिसाइड करके थोड़ा सा, जैसे श्रोत शुद्धि के लिए कुटकी है, आरोग्यवर्धिनी है, उसके साथ मूल भी तो शतावरी मूल पाउडर है, वो बिना चीनी वाला बहुत अच्छा पित्त शामक भी है, वो बिल्कुल ओबेसिटी नहीं करता, बल्कि पेशेंट की पित्त शमन होता है तो पेशेंट वैसे ही उससे लाइट फील करता है। अच्छा, तो मैम जिसको अश्वगंधा ग्रहण के लिए आपको ज्यादा अमाउंट में घी के साथ में फ्राई करके दिया होगा, तब वो ग्रहण काम करता है, अदरवाइज ग्रहण नहीं करता। नहीं तो व्यास का जो शतावरी मूल पाउडर है, अगर ग्रहण करना है, जैसे पेट बढ़ाना है मुझे, तो मैं तो ये करता हूँ, उसको घी में भुनवा के या खीर बनवा के, तब वो ग्रहण काम करता है। अगर वैसे आप देंगे 1 चम्मच सुबह शाम, तो वो न्यूराइन टॉनिक को काम करता है मैम। कल्प अगर आप देते हैं तो कल्प तो ग्रहण का काम करेगा, लेकिन अगर हम मूल पाउडर देते हैं वो तो कड़वा फीका सा रहता है, उसमें बिल्कुल भी ग्रहण का काम तो ऐसे ही पानी के साथ ही बोलना है उनको लेने के लिए। हम लोग तो मैम उसको बोलती हूँ कि आप फीका दूध ले लो, उसमें थोड़ा 2 चम्मच मिक्स करो, थोड़ा सा फेंटो और पी जाओ बस। और पीते हैं पेशेंट जब उनको लगता है, तो उसमें टेस्ट नहीं होता, मैंने खुद भी पी के देखा है, इवन कई बार तो पिया जाता है। और मैडम एक डाउट ये भी है कि कभी अगर जैसे हम कोई पेशेंट है जिनकी थोड़ा कैंसर की हिस्ट्री है, या जो ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर वगैरह जिसकी हिस्ट्री है, तो उसमें हमें फिर थोड़ा सा सोच के देना चाहिए ना फाइटोएस्ट्रोजन, क्योंकि आई थिंक मेनोपॉजल स्टेज में फिर वो अगर ज्यादा एस्ट्रोजन हुआ तो फिर उसमें भी वो रीअकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? सिंथेटिक एस्ट्रोजन और फाइटोएस्ट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन लेवल है ना, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट ना। तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन अगर जैसे आप जो आ रहा है वो देंगे तो उसमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। लेकिन फाइटोएस्ट्रोजन की स्टडी बताती है कि आप मतलब इतना अमाउंट जो है पेशेंट को एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है जिससे कि वो कैंसरस को वो हैम्पर करे या उसको प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। तो फाइटोएस्ट्रोजन का भी इस तरह का कहीं भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। अगर प्रॉपर डोज में पेशेंट फाइटोएस्ट्रोजन लेगी तो उसको उसका जो नॉर्मल दिनचर्या और ऋतुचर्या और नॉर्मल उसकी बॉडी की जो कहना चाहिए उसका अपना कार्य करने की शैली है वो नॉर्मल रहना चाहिए। एक्सेसिव नहीं देना है, डोज ज्यादा नहीं देना है, बस केवल इतना है कि पेशेंट अपना वर्क प्रॉपरली करे और उसको एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी फील ना हो। कैंसर पेशेंट में तो ग्रंथि विसर्ग की चिकित्सा, जैसे हम तो मैं हल्दी 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम तक देता हूँ मैं, कैप्सूल के फॉर्म में आता है, कुरकुमा करके कुछ आता है कैप्सूल, मैंने पहले ले रहा था, अभी तो मैंने लिया नहीं। तो इसकी डोज बताते हैं कि 4 कैप्सूल 3 बार, और फिर उसको देना है लगातार। एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है ना हल्दी, मतलब मेन उसका कंटेंट हल्दी है, कुरकुमिन। तो वो उसको हैवी अमाउंट में देने से एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आता है उसका। और ग्रंथि विसर्ग की चिकित्सा में इसमें काफी हार्श बताई गई हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो मैम। हाँ, ग्रंथि में ना एक्चुअली कुरकुमा वाला एक प्रोडक्ट है हेल्दी वाला, ये हमारा एक आयुर्वेद में ही आता है, टर्मिक्स सनत फार्मा का। तो हर बार कई बार हम नहीं दे पाते प्रॉपर अगर पेशेंट को हल्दी, तो वो ग्रंथि के ऊपर, पीसीओडी के ऊपर, कफ और टर्नोवा जो है डिजॉल्व, हाँ वो मुंह में रख के चूसने वाला होता है, वो कहते हैं डायरेक्ट जो है थ्रू सलाइवरी ग्लैंड वो वहां पहुंच जाता है। टर्नोवा करके नाम बताया ना वही ना मैम?
टर्मिक्स आता है। अदरवाइज मेरे को तो कोई एक बार एक सर मिले थे, उन्होंने मुझे बोला कि हल्दी को आप 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम इवन 10 ग्राम तक आप हैबिट डालो, थोड़ी थोड़ी पहले मुंह में चूसो, धीरे धीरे आप 5 ग्राम तक पूरा 1 टीस्पून 2 टीस्पून तक कह रहे। मैंने एक अपने नोन किसी को, उन्होंने कह रहे हमने अपनी फैमिली में ट्राई किया, फ्रोजन शोल्डर, इवन नीज का पेन, कह रहे वो इतना मार्वलस 1 मंथ में लाइक उनका बिल्कुल चला गया, जबकि उनको नी रिप्लेसमेंट की कह रहे किसी ने एडवाइस करा हुआ था कि उसके बिना ठीक ही नहीं होगा। तो कह रहे हल्दी अब चूसनी शुरू करो। मैं तो कभी ले नहीं पाई। एक आपका डायबिटिक मधुमेह कवर कर रहा है, बोन्स कवर कर रहा है आपका, और साथ साथ जो आपका इन्फ्लेमेशन कहीं भी होगा, सीआरपी जैसे काम कर रहा है, सीआरपी पे उसमें बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप हैवी अमाउंट में हल्दी दीजिए, लेकिन पेशेंट लेता नहीं है, तो आपका नॉन पेशेंट तो आपकी विश्वास पे ले लेगा, और उसको अगर कहेंगे हल्दी खानी तो वो कहेगा आपको पेमेंट थोड़ा देगा। तो हल्दी की प्रिपरेशन जो है, हरिद्राखंड टर्नोवा एक च्यूबिल टैबलेट आती है, वो टॉफी फॉर्म में होती है, एक होती है जिनकी डायनोवा ना सर, उन्हीं की टर्मिक्स आती है टैबलेट। डायनोवा बोल रहे हो ना अभी आपने, उन्हीं की टर्मिक्स आती है। डायनोवा हम देते हैं यहाँ पे कफ और पित्त, कफ और वात है। टर्मिक्स हम देते हैं यहाँ कफ और पित्त है हमारा, लाइक पीसीओडी है, वहां पे कफ की वजह से और साथ में पित्त दुष्टि है। अगर हमें पित्त वाले सिम्टम साथ मिल रहे हैं तो उसमें हम देते हैं टर्मिक्स। यहाँ पेशेंट थोड़ा पतला पित्तज प्रकृति का, यहाँ कफज है, वहां पे हमें मेटफॉर्मिन वाला चाहिए हमें इफेक्ट, तो वहां पे वो डायनोवा जो उनका सॉल्ट मेटफॉर्मिन की तरह काम करता है ये, बिल्कुल। यस, और वो तो मैं तो पीसीओडी के लिए मुझे पता है, तो वो डायनोवा टर्मिक्स मैंने दोनों में वो ट्राई किया, गुड रिजल्ट्स। तो वो ट्राई कर सकते हैं हम हल्दी की जगह ना, टर्मिक्स टैबलेट के नाम से 1 mg या 2 mg। यस मैडम, गुड फाइटोएस्ट्रोजन का एग्जांपल अशोका एंड चित्तावरी है मैम, और कुछ है? हेलो, सोया अशोका, शतावरी, सोया, अश्वगंधा, सब में है कुछ ना कुछ। अखरोट, गाजर मैक्सिमम मैम इसमें मिलेगा आपका, क्या आप बोलते हो, सोया में, मतलब ज्यादा सोया में। हाँ, सोया बेस्ट सबसे ज्यादा। मैडम सोया फ्लावर यूज कर सकते हैं कि जैसे आपने बताया उस मेथड से यूज करना बेहतर है? हाँ, सोया का जैसे मेन जो, क्योंकि बीज वगैरह ऐसा होता है ना कि आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है ना। और फ्लावरिंग वगैरह के लिए फिर आपको वही है कि उसको आप स्टोर करिए, उसको तैयार करिए, या सोया के पत्ते वगैरह, सोया का साग वगैरह भी हमारे इधर यूपी में मिलता है, लेकिन फिर वो केवल कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलता है, और बीज हमारे पास हमेशा तैयार रहता है ना। तो पेशेंट उसको अगर चाहे तो उसे डाइट में भी शामिल कर सकती है, ले सकती है। सोया मिल्क पी सकते हैं ना मैम? हाँ, सोया मिल्क, हाँ पीने में सोया मिल्क भी अच्छी चीज है, फायदा करेगा, लेकिन मतलब मेरे को ये इजी लगता है। अच्छे सेंटर जो होते हैं वेट कम करने के लिए सोया मिल्क पे ही रखते हैं पेशेंट को जी। वेट कम करने के लिए सोया मिल्क का वो बना के, और वो पेशेंट को देते हैं, कस्टमर को देते हैं अपने, और दे टेक हैवी चार्जेस फॉर दैट। न्यूट्रिशन भी मिल जा रहा है, और वेट भी कम हो जा रहा है। कंप्लीट डाइट है, साथ में आपका वेट भी कम हो रहा है, एनर्जी है नहीं ज्यादा, वही ना, और वेट भी कम होता है। वो एकदम मिरेकल ड्रग है सोया। लेकिन बहुत हैवी अमाउंट में बहुत लंबे समय देने तक जो है लीवर पे टॉक्सिक इफेक्ट आता है मैम। सर लेकिन वही है ना, क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा, कारण उस पर डिपेंडेंसी नहीं आना चाहिए ना। एक चम्मच आप 10 ग्राम अगर रोज पेशेंट लेता रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोया चावल भी नेचुरल लेंगे तो, और मतलब एब्जॉर्प्शन में वो डिफरेंट इफेक्ट करता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ उसका वेस्ट होता है, कुछ वो पास आउट होता है। आजकल तो वैसे भी मल्टीग्रेन आटे का देखिए कितना चल रहा है, तो मल्टीग्रेन में भी वो लोग सोया वैसे भी मिला रहे हैं ना। तो अगर मैम ये सोया सिर्फ ये पेशेंट्स के लिए है ना, मतलब रेगुलर इसमें खाने के लिए नहीं एडवाइस? नहीं, रेगुलर नहीं है। नवरात्रि में तो हम लोग सोया खाते ही हैं, कितना देखिए सोया और मूंगफली का कितना यूज होता है। तो मैं जैसे पेशेंट को एडवाइस करते हैं ना, तो ऐसे उनको बताते हैं कि आप है ना 4 हफ्ते लो और फिर 2 हफ्ता ब्रेक दे दो और फिर वापस 4 हफ्ते लो। रेगुलर की जरूरत नहीं है उसको, तो एक बात बताइए प्लीज, जब आपके पास बहुत हेवी ब्लीडिंग वाला पेशेंट आता है तो इमीडिएट आप कैसे उसको स्टॉप कर पाते हैं? लाइक 1 या 2 दिन में ही अगर हमें रिजल्ट चाहिए, या मेन कॉज देखना पड़ता है। अब मान लीजिए
आवाज डॉक्टर आवाज अंजना, कटी आपका आवाज कट रहा है। यहाँ पे आंधी अच्छा तूफान नहीं बहुत आ रहा है ना, अच्छा, हाँ आंधी इधर तूफान आ मौसम रहे हैं ठीक वहाँ पे। नहीं है। बहुत बुरा हाल है हाँ इस समय, लाइट नहीं है। हाँ हम हाँ लोग जी की मैम। तरफ मौसम गड़बड़ है आज। हाँ जी मैम। हाँ तो वही डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। अगर हमारा मतलब इनकम्प्लीट एबॉर्शन वगैरह है तब तो फिर हमें डीएनसी ही नहीं करना है, फिर हम मेडिसिन नहीं 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 देंगे। नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ सिर्फ हमें हमें वेरी कुछ ऐसा रीजन है लाइक डीयूबी आप मान के चलिए, नॉट फॉर द हाँ दिस इनकम्प्लीट एंड हाँ वो डीयूबी में सबसे हाँ पहले आवर हाँ मेन कंसर्न इज कि वी हैव टू स्टॉप ब्लीडिंग, देन वी विल गो फॉर द जो भी उसकी मेन कंडीशन है, फिर हम उस लेवल पे जाते हैं। तो मैंने सबसे आपको पहले बताया था शायद एक बार रसांजन याद है? रसांजन जी रसांजन एक ड्रग आती है। रसांजन को हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम लोग जैसे मानिए हमने 1 ग्राम रसांजन लिया, ठीक है, और जी उसको हमने 100 ml में डिप करके रखा हुआ है, जैसे रहता है हम लोग के पास क्लिनिक वगैरह पे। और ठीक है उस पेशेंट को अगर आप केवल रसांजन, जैसे कि अब हमने 100 ml को 100 ml उसके पास रखवा दिया और हमने 1 TSF उसको अगर 1 घंटे में भी दिया, ठीक है, उसके साथ में फिर हमने जो अपना हमारा पूरा लाक्षाचूर्ण है और वही जी हमारी प्रॉपर्टी है ना, और साथ में हाँ हमारे पास ये क्या कहते हैं बॉलभद्र है, ये जो भी हमारे अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन डिपेंड करता है समझ केसेस, जी उसको आप चलाइए। तो मेरे को रसांजन रसोत इसका बहुत इफेक्ट मिला है ठीक, मतलब इमरजेंसी। रसांजन लेके 1 टीस्पून 100 ml पानी में भिगो दें, फिर उसको हाँ 1 टीस्पून, ये नहीं मैंने यूज हाँ किया, बाकी मैंने सब कुछ हाँ कर लिया। ये तो किसी मैंने किया है, प्रैक्टिकली ठीक किया है है। और पेशेंट को इसको डीओबी में जहाँ पे कोई ऑर्गेनिक लेजर नहीं है वहां पे इफेक्ट यस आएगा। जी ठीक है मैम, इसको अब ट्राई करूंगी फिर बताऊंगी आपको। जी 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 जरूर। थैंक यू थैंक यू। मैडम एक कितनी देर क्वेश्चन पे पूछ देना रहा था। रसांजन? हाँ हेलो मैम, अंजना मैम। हाँ जी हाँ जी। रसांजन को 1 टीस्पून लेके 100 ml पानी में मिला के उसको यूज कितनी कितनी देर पे देना है? पेशेंट पे से अभी हो रहा था ना कि अगर उसका पैड की डिपेंड करता है, ब्लीडिंग ज्यादा लग रहा है तो 1 घंटे में भी हम उसको दे सकते हैं 5-5 ml की मात्रा में। 1 ठीक है, टीस्पून है या 1 ग्राम बोल रहे हैं आप? नहीं हम उसको ग्राम में बोल रहे हैं। जैसे कि हमने उसको क्या किया, 100 ml को हमने 10 ग्राम की मात्रा में भिगो दिया। 100 ml की ओके बोतल ले मैम। लीजिए, 100 ml का पानी लीजिए पूरा, 100 ml में हमने 10 ग्राम भिगोया। एक चम्मच मतलब लगभग उतना ही होता है ना, 1 TSF 10 जी ग्राम। जी जी। और उसको एक चम्मच पिलाना है, 5-5 ml पिलाना है लगभग, है ना, हर मतलब जैसे 30 मिनट, धीरे धीरे उसको हम फिर 60 मिनट फिर 90 मिनट, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो हमें 2-2 घंटे बाद भी फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं ड्यूरेशन। स्टार्टिंग में जैसे ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो पहली डोज हम 30 मिनट में भी दे सकते हैं, बाद में 1-1 घंटे पे 2-3 डोज देते हैं, फिर 2-2 घंटे पे दे सकते हैं। दिन भर उसको क्लोज मॉनिटरिंग में रखिए तो आपको टेक्साकाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद हम उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं फॉर 4 to 5 हाँ days? उसके बाद फिर उसको QID TDS है ऐसे कर सकते हैं, उसके पास बना के फिर से बना के दिया जा सकता है। बहुत अच्छा इफेक्ट है रसांजन का। ठीक, थैंक यू। मैम प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या देते हैं आप लोग? वो तो सभी लोग, वो तो सब अरविंद लोग सर 50 बताएंगे। किलो। अच्छा अरविंद सर अरविंद पत्ती सर का रस बताएंगे। देते हैं, गिलोय सत्व देते हैं। पपीता पत्ती, एलोवेरा, गिलोय। एक्चुअली क्लासिकल में का क्या चलेगा अंजना मैम? क्लासिकल मेडिसिन में क्या देंगे इसमें? किसके परवाल लिए? गिलोय सत्व। हाँ यही और परपट्टी, बॉल परपट्टी, लाक्षाचूर्ण, केसरचूर्ण, बहुत बहुत मेडिसिन हैं जी। अंजना मैम, अनर्थो में क्या देना चाहिए? 2-3 महीने से ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं कि 2 to 3 मंथ से हो ही नहीं रहा है। रज प्रवर्तनी वटी भी आजकल वर्क नहीं कर रही है। कृष्ण तिलकात पिलाइए ना ऊपर सुबह को खाली पेट, उसको कृष्ण तिलकात बनाइए। हाँ काले तिल वाला काढ़ा बना के पिलाइए, गुड़ डाल के, उसको बहुत फायदा करेगा। उसके अदरक नस्से दीजिए, अदरक सरस का नस्से दीजिए, सहस्रादी तेल की बस्ती दीजिए, सहस्रादी तेल का पान कराइए, नस्से भी दे सकते हैं। गाजर के बीज का चूर्ण भी जो है इसमें हाँ अनार्थन, पपीते का बीज का चूर्ण दीजिए, वो बहुत मतलब उस तरह से थोड़ा तीक्ष्ण उक्ष्ण दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलना चाहिए। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, तो HPU एक्सिस पे वर्क करेगा। और सहस्रादी तेल अगर इंटरनली देना होगा तो कितना ml देना है मैम? कौन सा वाला? सहस्रादी तेल
सहस्त्रादि तेल तो तेल की जनरल मात्रा डिपेंड करता है पेशेंट की क्या प्रकृति है और पेशेंट कितना वेट वाली है। माने कुछ लड़कियां हैं जिनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हाँ, तो उसको थोड़ा मात्रा कम देना है। वैसे डिपेंड करता है, 10 ml से 20 ml के बीच में ही डिसाइड करते हैं, ज्यादा कम नहीं, ज्यादा नहीं। ओके मैम, ओके। अंजना मैम, ये जो कृष्ण तिल का जो आप बता रहे हो, ये है, मतलब किसी भी मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं या सिर्फ एमेनोरिया में ही? हैवी मेंसेस में भी यूज कर सकते हैं क्या? एक्चुअली जो शास्त्र में जो वर्णन आया है वो ये आया है कि वो अगर वो आर्तव जनन है, आर्तव जनन मतलब जहाँ अनार्तव है वहां पे देना है, आर्तव की उत्पत्ति करना है। या फिर कभी कभी अगर हम उसको थोड़ा और मतलब वो करते हैं, डिग्निफाइड करते हैं, तो फिर से कि आर्तव या फिर कहीं पुष्प जनन की तरह या कहीं एनोवुलेटरी पीरियड हो रहा है, स्कैंटी मेंस हो रहा है, उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हाइपर में नहीं। अगर एक्सेसिव मेंस है तो नहीं देना है। ओके मैम। कैसे देना है? काले तिल और गुड़ कैसे मिला के देना है उसको? काले तिल का क्वाथ बनाइए, पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट के वेट पे डिपेंड करता है, और गुड़ को प्रक्षेप द्रव्य के उसमें डाल के उसको सुबह खाली पेट पे लाना है। अच्छा। हेलो मैम, एक्चुअली अभी जो पोस्ट कोविड है में मेंसेस जब हो रहा है पेशेंट्स को, तो काफी हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसमें हम इमीडिएट बेसिस पे कुछ ऐसे स्फटिक वगैरह कुछ यूज कर सकते हैं उसमें? हाँ, अगर पेशेंट कोविड से उबर गया है तो सबसे पहले तो उसका जीसी वगैरह ही देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा उस पर इफेक्ट आ ही रहा है ना, ब्लड वाले क्लॉटिंग का सिस्टम तो डिस्टर्ब हो ही रहा है उसका, तो उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है। तो हम बहुत जल्दी, अब हम तो ये करते हैं कि पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जो एक नॉर्मल फ्लो होता है उसको नहीं रोकना चाहिए। अगर 3 दिन के बाद पेशेंट को लगता है कि नहीं अभी भी हैवी हो रहा है, तब फिर आप अपना रक्त स्तंभक ड्रग दे सकते हो। स्फटिका है, टंकर है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। बहुत ड्रग है तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है ना कैसे किसको क्या देना है। लेकिन ये कि 3 दिन तक मेरे हिसाब से उसको जो उसका दोष है वो बॉडी को, उसको शुद्धि तो होनी चाहिए ना, बॉडी की शुद्धि हो जाएगी तो उसका दोष थोड़ा निहरण हो जाएगा। हाँ बराबर। नहीं, एवरेज से अगर ज्यादा होता है, मीन पेशेंट को पता रहता है लेकिन ये एवरेज से बहुत ज्यादा हो रहा है दूसरे दिन तीसरे दिन, तो हाँ, नहीं तो चालू कर सकते हैं शायद। हाँ तब कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे सेकंड डे थोड़ा सा उसको क्लोज मॉनिटरिंग में रख लीजिए। ज्यादा होता भाई उसको फिर थोड़ा सा ये होता है कि उसको नहीं रोकना चाहिए अगर इमरजेंसी ना लगे तो। ओके ओके। अंजना मैम, एक मैम हाँ बताइए मैम। एक ये ना था कि जैसे एक अभी मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई थी, उसको अंडर आर्म पिट पे जो एरिया होता है वहां पे थोड़ा सा ऐसा लंपी फीलिंग जैसा आ रहा था, और हल्का सा बेस ऑफ द ब्रेस्ट एरिया में स्लाइटली पेन है, मतलब इतना कुछ मतलब लंप ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जस्ट पेन है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और मतलब क्या उसकी रीजन? हिस्ट्री बताइए, पेशेंट क्या प्रेग्नेंट थी या पेशेंट लैक्टेटिंग थी? हाँ नहीं, प्रेग्नेंट नहीं है, नहीं है उसका। नहीं, लैक्टेटिंग भी नहीं है, पर उसके जो आर्मपिट होता है ना, आर्मपिट के अंदर की साइड से जैसे मैंने पालपेट किया ना, तो थोड़ा सा शी सेड मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे। एंड अभी तक तो कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया है, बट वो थोड़ा सा ऐसे सिस्टिस कुछ स्वेलिंग जैसा, मतलब थोड़ा सा ऐसे हल्का सा बाहर से ऐसे दिखता है कि थोड़ा सा स्वेलिंग है, बट रेडनेस नहीं है, और कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं। लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है मैम। नहीं ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कुछ है कि नहीं, पहले बताइए। बच्चा वगैरह है उसके पास? ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है बच्चा। कितना बड़ा है? कितना बड़ा? छोटा वाला कितना बड़ा है? आई थिंक वो तो काफी टीनेजर है, उसका एक ही है और टीनेजर है, और शी वाज आल्सो हैविंग रेगुलर पीरियड्स आल्सो। तो हाँ तब उसकी कुछ पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है, अगर वो रिप्रोडक्टिव एज से निकल चुकी है या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नहीं है, तब वो फिर पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। तो उसके लिए फिर आप एज है मैडम। हाँ, और उसका जैसे हम अगर पालपेट करते हैं ना, तो ऐसे मतलब ऐसा कुछ सीवियर पेन वगैरह नहीं है, बट व्हेन यू डीप पालपेट करते हैं तो थोड़ा सा अंदर। हेलो हेलो, 1 मिनट, सब लोग ना एक पहले तो म्यूट करिए, क्योंकि ना अनवांटेड आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है। सब लोग अनम्यूट करके क्यों रख रहे हैं? घर की आवाज बाहर आ रही है सब।
डॉक्टर अंजना मैम कहाँ गई? आ गई हाँ मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ जी नेटवर्क प्रॉब्लम थी जी। हाँ मैम, आप कुछ बता रहे थे कि पैथोलॉजी। हाँ उसकी पैथोलॉजी का यही है कि वहाँ पे जैसे 2-3 चीजें हो सकती है। लिम्फेटिक एनरोलमेंट भी हो सकता है, ड्रेनेज जो होता है, ब्रेस्ट का जो ड्रेनेज होता है, लिम्फ ड्रेनेज जो होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है, वो जब कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो वहाँ पे उस तरह की ग्रोथ मिलती है। तो उसका कारण वही है कि आपको वहाँ पे वैसे जो क्योंकि स्टडी कराना पड़ेगा तो एफएनएससी भी देखना पड़ेगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से देखना पड़ेगा कि पहले वो नॉर्मल ग्रोथ है या कहीं किसी और तरफ तो नहीं जा रही है। क्योंकि सारा जो ब्रेस्ट का सारा ड्रेनेज जो है वो हमारा आर्मपिट पे जाता है, एक्सिला पे जाता है, रूट वही है ना, एक्सिलरी रूट ही है ब्रेस्ट की। तो अगर वहां आपको पैथोलॉजी मिल रही है तो वो आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहले हमको एफएनएससी करा लेना चाहिए और सिंपल इन्वेस्टिगेशन टीएलसी, डीएलसी, एचबी है ना, किसी इन्फेक्शन है या पेशेंट किस उस पर है तो उतना हम लोग को पहले क्लियर करना चाहिए कि पेशेंट हमारी कहीं कैंसरस या उस तरह तो नहीं जा रही है। अगर उसके बाद अगर हमें लगता है सब कुछ नॉर्मल है तो फिर हम अपना उसको एज ए अर्बुद या जो वृद्धि वाली जो हम चिकित्सा चलाते हैं वो हम चला सकते हैं। अगर हमें कंफर्म है कि मैम ये लिम्फेडेमाइटिस आपने बोला, लिम्फेडेमाइटिस दोनों तरफ मिलेगी कि एक ही तरफ भी मिल सकती है? ऐसा भी है? समटाइम्स ड्रेनेज है ना सर, तो समटाइम्स एक तरफ का ड्रेनेज कभी भी जो है अगर कहीं ड्रेनेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो वो एक साइड का ड्रेनेज रुक सकता है। अगर नाइटिस आ गया, लिम्फेडिनाइटिस मैम, फिर तो इसमें एकेटी भी काम करने चाहिए। हाँ कंफर्म हो जाए हम लोग कि हाँ आई थिंक पहले तो डायग्नोसिस करना इम्पोर्टेंट है ना इसमें, कि पहले इसमें क्या हो सकता है। मतलब थोड़ा सा उसको एज सच कोई बड़े सिम्टम्स नहीं है, बट जब अपन पाल्पेट करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ है यहाँ पे, और जैसे स्पंजी काइंड ऑफ फीलिंग आती है उसमें। तो आप एक बार एकेटी ट्राई कर सकते हैं। नहीं है, अगर एकेटी से सबसाइड हो जाती है हमारी तो आइटिस खत्म हो गया, फिर आप उसके बाद सेकंड लाइन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डायग्नोसिस बनाना मस्ट है, डायग्नोसिस कराना पड़ेगा। क्योंकि एक बार वो ये भी कह दे कि हाँ ये नॉर्मल है या यहाँ टिश्यू नॉर्मल है तो हम लोग फ्री हो जाएंगे ना, पेशेंट को अंधेरे में नहीं रखेंगे किसी तरह से। फिर इसमें स्किन टेम्परेचर भी बढ़ता है मैम, की जैसे आपने बोला अभी इसमें स्किन टेम्परेचर भी बढ़ेगा क्या? अगर वो क्रॉनिक है ना, अगर धीरे धीरे हुआ है, क्रॉनिक है तो आपको टेम्परेचर रेंज नहीं मिलेगा। अगर एक्यूट हुआ है तो आपको टेम्परेचर रेंज मिलेगा। और वैसे मैम एक बात देखी है, अगर कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो ऑलवेज क्या होता है कि या तो आपको वो लंप की शेप थोड़ी मार्जिन्स उसके डिफरेंट मिलेंगे या उसमें स्किन का कलर आपको डिफरेंट मिलता है। लाइक पैथोलॉजी में और कोई ना कोई आपको क्लिनिकली या बाय नेक्ड आई आपको कुछ ना कुछ नजर आता है। नजर जी यूजली देखा है ना। पर मैडम इसको ब्रेस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है, इट्स अंडर। यही लगता है कि वो लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है, तो लगता है जो मैम बोल रहे, तो हम आइटिस तो कहीं भी हो जाएगा, तो आइटिस वाला हम एंटी इन्फ्लामेटरी या एकेटी वो शुरू करके एक बार तो शायद अगर इसमें तो मैडम इसमें अगर अब एकेटी तो है ही ऑप्शन, पर जैसे हम ये करा कि एंटीबायोटिक का कोर्स बोला कि अब अगर एंटीबायोटिक कोर्स करके 1 वीक के बाद अगर नहीं सबसाइड होता है तो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन या फिर हम बोल सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट का इवन अगर हमने कुछ अगर एफएनएसी भी नहीं करवानी तो सिंपल अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट में भी वो ये लिम्फ नोड्स देख देते हैं आपकी आर्मपिट की, तो उसमें भी वो कोई ना कुछ डायग्नोस कर ही देते हैं। थोड़ी बहुत अगर पैथोलॉजी हो कोई तो पता लग जाता है, फिर ही हम सीवियर उसमें जाते हैं। कई बार एफएनएसी के बाद बस वो यही होता है कि थोड़ा आप उसको प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसीजर अगर नहीं करना चाहते तो जस्ट गो फॉर सिंपल अल्ट्रासाउंड। जैसे हम ब्रेस्ट में हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैमोग्राफी ना करवा के आजकल हम सबसे पहले ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज मैमोग्राफी इज हार्मफुल एंड अल्ट्रासाउंड इज सेफ। सो एफएनएसी इज आल्सो ए प्रोसीजर, लाइक हमें अगर उसमें नहीं करनी नीडल लगानी तो अल्ट्रासाउंड कैन क्लियर सम ऑफ द थिंग्स। एंड आई हैव मेनी टाइम्स आई हैव सीन कि अगर कोई ब्रेस्ट में पैथोलॉजी मिलती है ना, अगर किसी भी हमारे सिस्ट में लंप में, तो उसमें या तो हमें इरेगुलर मार्जिन्स मिलते हैं, बहुत बार हमें स्किन का कलर डिफरेंट मिलता है। मतलब कुछ ना कुछ जरूर एक बार लग जाता है पता आपको देखने में कि नहीं देयर इज सम प्रॉब्लम। लेकिन मैम अगर नोड्यूल्स बहुत छोटा है तो उसमें नहीं मालूम पड़ता। मेरा एक पेशेंट था ऐसे ही, और उसको नोड्यूल्स थी, और वो मैं उसको भी कह रहा था कि वो आप ट्रीटमेंट करते रहो। अब पता नहीं उसके दिमाग में शक आया कि नहीं मुझे कैंसर हो रहा, तो वो वहां पे किसी अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट के पास पहुंची, तो उसका ब्रेस्ट का वो अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उसमें कुछ नहीं आया, फिर भी उसको शक बना रहा। फिर वो कैंसर हॉस्पिटल में पहुंच गई वहां पे, यही लखनऊ के।
उन्होंने जो अच्छा है उसका एफएनएसी किया, ड्रेनेज किया, और ड्रेनेज करने के बाद सडन उसका इतना ह्यूज वो रिलीज किया है, तो उसको एक तरफ का ब्रेस्ट ऑपरेट कराना पड़ा, वो पूरा उसकी कीमोथेरेपी पे है, मतलब एकदम से फ्लरिश हुआ है एफएनएसी के बाद में। ये भी और वो होता है एफएनएसी के बाद एकदम रुका हुआ था आयुर्वेदिक पे। बिकॉज जब अब नीडल जाती है ब्लड में, आपका चला गया, वो जितनी देर तक तो कवर्ड है, चुप करके पड़ा है, जब आपका उसमें ड्रेनिंग के लिए जब भी वो ब्लड में जाएगा तो फिर वो स्प्रेड उसकी मेटास्टेसिस बस फिर एकदम से पहुंचती है। इसलिए अल्ट्रासाउंड लगता होता है कि सेफ है, अगर कोई बहुत अच्छे से कर दे तो वन कैन क्लियर। तो मैडम इस केस में जैसे एक्सटर्नली कुछ अभी जैसे कुछ धनवंतरम ऑयल या ऐसा कुछ थोड़ा सा हॉट पैक वगैरह वो सब अभी नहीं करवाना है, मतलब कुछ भी रेकमेंडेड नहीं है क्या फॉर स्लाइट इसमें उड़द डिस्कम्फर्ट? की दाल में हल्दी मिला के कड़वे तेल का वो आप हॉट पैक लगा सकते हैं। वैसे तो आप एक अल्ट्रासाउंड भी बहुत कुछ बताएगा, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड तो कोई ऐसा प्रोसीजर भी नहीं है कि जिसमें पेशेंट को हमें वो करना पड़ता है। मतलब अभी एक्सटर्नली कोई इंटरवेंशन नहीं करना बेटर है कि लाइक कुछ मुझे अप्लाई? हाँ, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। मुझे हमेशा होता है कि हमने इंटरवेंशन क्यों करना है, इंटरवेंशनिस्ट छोड़ के लाइक इफ वी गो फॉर समथिंग लाइक अल्ट्रासाउंड जो हमें तंग करता हाँ। और उसके बाद अगर हम एक एंटीबायोटिक वाला जैसे AKT का कोई कोर्स दे देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारी ऐसे लंप और स्वेलिंग्स होती हैं जो हमारी इससे अगर ज्यादा ही लगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी एनल जैसे जो इधर एलोपैथी वाले हैं, इसमें भी अगर आप कोई दे देते हैं हम जैसे वो कई मोरल फोर्ट वगैरह, तो उससे एकदम से सबसाइड हो जाता है। तो 90% तो हम तभी हो जाते हैं खुश कि चलो ठीक हो गया। कुछ लगता है AKT इज गुड, अदरवाइज फिर भी हमें लगता है कि लंप हमारा सिस्ट की तरफ जा रहा है, सिस्टिक है, लाइक यू कैन पैल्पेट कि ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, किधर की तरफ मूव करता है, तो उसमें आप ये सिस्ट वाली ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। राइट। जैसे सर बताते हैं हमारे हमेशा क्रव्याद रस या कोई भी सिस्ट वाला जो आपको उस टाइम लगे, पित्त के लिए, कफ के लिए या वात के लिए, तो सबसे पहले पेशेंट भी प्रेफर करता है कि एक बार मैं एक कोर्स लेके, हमारे इंडिया में तो लाइक पेशेंट ऑलवेज प्रेफर कि बिफोर गोइंग फॉर ऑल द दिस प्रोसीजर्स, तो इंटरवेंशन के बजाय मैं अगर एक कोर्स ले लेता हूँ तो तब तक हमें कुछ क्लियर भी हो जाता है। अगर वो उसमें कुछ पस है तो इट विल बी फॉर्म्ड, वो स्मॉल हो जाएगा, साइज उसका एक साइड पे आ जाएगा, फिर हमें उसमें नजर आने लग जाएगा, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं उस हिसाब से। इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहा है, फीवर की तरफ जा रहा है, वो स्मॉल हो गया उसका साइज या जैसे भी है। राइट। पर बहुत सारी जो ब्रेस्ट में जी हेलो जी हेलो जी अंजना मैम हेलो हेलो हाँ जी वो क्वेश्चन मैम, नेटवर्क नमस्ते मैम, मेरे को एक क्वेश्चन है। nowadays teenage girls are complaining of more breast tenderness and lamp like lesions before periods. How to deal with, ma'am? एक बार फिर से बोलिए प्लीज। Teenage girls are complaining of breast pain and breast tenderness, lamp like lesions before periods. इतना है, they are taking sometimes painkillers also. How to deal with, please, in Ayurveda? एक्चुअली जो है आपने उसका टाइम पीरियड देखा, वो PMS होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। या मैम PMS। पीरियड आने से 10 डेज 15 डेज पहले कुछ इस तरह की फीलिंग्स बच्चियों में आती है। तो सबसे पहले तो वही उनका जो दिनचर्या और डाइट पे बहुत मैनेज करना पड़ेगा। जो फास्ट फूड बच्चियां खा रही है ना, फास्ट फूड एकदम बंद कराना है, और उनको थोड़ा सा वही अनुलोमक जिसे कहते हैं ना कि वायु अनुलोमक वाली डाइट उसको प्रॉपरली लेना पड़ेगा। जैसे मूंग की दाल है, लाइट डाइट और अच्छी डाइट ना। और उसके जो हम लोग क्या करते हैं कि नमक कम करते हैं थोड़ा उस समय, साल्ट जो है थोड़ा कम लें, और थोड़ा सा मूत्रल द्रव्य है जैसे कि आप हम लोग इसमें कैशोर दे सकते हैं या पुनर्नवा गुल दे सकते हैं, है ना। तो उससे बटी शीरा जतवादी लोह उस तरह से दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो कलेक्शन एक्स्ट्रा कलेक्शन वाटर का बॉडी में हो रहा है प्री मेंस्ट्रुएशन टाइम में, वो उससे वो हो जाएगा। और उसके साथ में फिर थोड़ा सा लेखन तरह का, जैसे कि जिससे कि हल्का सा जो स्वेलिंग टाइप की है वो कम हो। तो उसमें हम ज्यादा नहीं तो बायविडंग है या शंख भस्म है ना, हरिद्रा है, ये तो बहुत अच्छा वर्क कर रही है। साथ में कुटकी त्रिकटु थोड़ा थोड़ा भी मिला दें, मतलब लड़कियां हैं तो मात्रा कम ही रहेगी, लेकिन ये है कि उसका इफेक्ट आता है।
तो लेकिन सबसे पहली बात है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हम लोग को पूरा उनको एक बार बताना पड़ता है कि भाई आपको ये खाना है, ऐसे सोना है, ये देखना है, इस तरह से रहना है, क्योंकि वो फास्ट फूड अगर खाती रहेंगी तो समस्या का समाधान नहीं होगा। और बहुत ज्यादा गैजेट्स से भी जो ये प्रॉब्लम आती है उससे भी हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है और वो भी एक कॉज हो। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो मैम। जी 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 बताइए। हाँ, ये टीनेजर गर्ल्स का मैडम ने जो पूछा ना, तो उनमें ना थोड़ा सा व्हाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम होती है। जी मेरी 1-2 पेशेंट में थी, तो उनको क्या करना चाहिए मैम? मैम वही है, कॉस्ट डिपेंड करता है कि मतलब वो टाइम पहले तो क्या है, ये कभी कभी फिजियोलॉजिकल भी होता है, कभी कभी पैथोलॉजिकल भी होता है। समटाइम्स तो देखिए जब ओव्यूलेशन है तो ओव्यूलेशन से पहले कुछ डिस्चार्जेस जो है वो एक नॉर्मल होते हैं, कुछ डिस्चार्जेस होने उसको हम और आप नहीं रोक सकते, क्योंकि ओव्यूलेशन टाइम में आप स्टडी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की वजाइनल डिस्चार्जेस थिक कर्डी वाले हल्के से बढ़ जाते हैं। तो कुछ पेशेंट तो उसी को बहुत बड़ी कंप्लेन लेके आती है, या कुछ कभी कभी क्या होता है उसके साथ कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो वो इन्फेक्शंस डिस्चार्जेस होते हैं। तो हमें थोड़ा सा पेशेंट को ट्रेस आउट भी करना चाहिए कि आप ये नहीं कह सकते कि एकदम डिस्चार्जेस नहीं होंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो माइनर डिस्चार्जेस तो उस समय रहने ही रहने हैं। तो जिस तरह के डिस्चार्जेस हैं, अगर कोई इन्फेक्शियस डिस्चार्जेस हैं तो इन्फेक्शियस डिस्चार्जेस के साथ साथ हमको उसकी मेडिसिन चला देनी चाहिए, और वो भी बहुत नॉर्मल, जैसे इसमें हमें अच्छा लगता है कुमारी आसम वगैरह का इफेक्ट अच्छा है, एलोस कंपाउंड है, या फिर हमारे पास जो उस तरह की मेडिसिन आती है, थोड़ा त्रिभुवन कीर्ति वगैरह भी अगर हम थोड़ा ऐड कर दें या संजीवनी वगैरह भी ऐड कर दें थोड़ी मात्रा के लिए, तो इन्फेक्शन हमारा रिमूव हो जाएगा। और बाकी हम कुमारी आसम वगैरह लगातार उसके बाद पीरियड चला भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बस वही है कि वो इन्फेक्शियस है या वो फिजियोलॉजिकल है, इसको डिटेक्ट करना मस्त होगा। ओके मैडम, ओके। सर मैं एक केस डिस्कस करना चाह रही थी सबके साथ। तो सर आजकल बहुत पेशेंट ऐसे आ रहे हैं मधुमेह के पेशेंट्स पर पित्त प्रकृति के, और अभी तो मतलब ऐसे है कि नए नए पेशेंट्स भी आ रहे हैं कि जस्ट डायग्नोज हुए हैं लेकिन उन्होंने कुछ एलोपैथी नहीं लिया और आ रहे हैं। तो एक पॉइंट तक उनका मतलब जैसे भी फलत्रिकादि दे दिया, चंद्रप्रभा दे दिया, निशामलकी दे दिया, या रसायन चूर्ण के साथ कुछ दे दिया, वसंत कुसुमाकर भी स्टार्ट कर दिया, पर 120 to 130 के रेंज तक फास्टिंग शुगर आ जाती है, पर उससे कम नहीं जा रही है। तो और क्या इसमें ये कर सकते हैं, स्पेशली पित्त प्रकृति के पेशेंट्स जिनका वेट लॉस हो रहा है और बट एक लेवल पे आके रुक जाती है और वो कोई भी मॉडर्न मेडिसिन पे नहीं है अभी। तो आई मीन सब अगर कोई हेल्प कर सके, ऐसे पेशेंट्स अब 2-3 हो रहे हैं जो इस लेवल से नीचे शुगर नहीं उतर रही है। मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ कि मेरी दवाई खिलाइए पेशेंट को, एकदम शुगर कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, पर सर इसका रीजन क्या है, मतलब ये ऐसे क्यों हो रहा है? अरविंद सर भी हैं, अगर कोई बताए। जी आप बताइए। सर मैं आ रहा हूँ, पहले सर आप ना जो फार्मूला ना सीक्रेट रखाओ, या तो बताओ हम लोग को, नहीं तो कुछ सीक्रेट फार्मूला है मेरे, इतना अच्छा रिजल्ट आता है ना, इतना अच्छा। सीक्रेट क्या होता है सर? सीक्रेट बैद वाली सर, वो आप अगर वो उसमें ना बैद वाला पैटर्न पे आ गया सर। सर ये तो सही है सर। अरे सर अरविंद सर अपने पास रखना चाहिए, बाकी सब दे देना चाहिए। सर आप लोग को दूर ना, एक फिर बार वो क्या हुआ, आपको ऑर्डर दिया तो आपने सर भिजवाया भी नहीं, मैंने तो मांगा भी था। मैं आपको भेज दूंगा। एक बार क्या हुआ कि सुदामा जी जो थे ना, वो कृष्ण भगवान के पास गए, तो कृष्ण भगवान ना, आप लोगों को कहानी पता है, वो ना वो चावल खा रहे थे और अपना सब वहां धन जा रहा था सुदामा के पास, तो रुक्मणी ने ना रोक दिया कृष्ण भगवान को कि सब मत दो, थोड़ा अपने पास रखो। वही मेरा फॉर्मूला है कि मैं थोड़ा अपने पास रख रहा हूँ, बाकी सब दे दो। सर वो धन था, ये ज्ञान है, ये बढ़ेगा। ज्ञान है, ये तो जितना बांटेंगे आप ही कहते हैं सर, ये तो जितना बढ़ जाएगा सर, बढ़ेगा। मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। सर थोड़ा गाइड तो लेकिन कीजिए ना, मतलब आप बता ही दोगे, ये तो हमें पता है। क्या करना है कि आप ना वॉकिंग करने को बोलिए रोज पेशेंट को, 4-5 किलोमीटर वॉकिंग करेंगे तो अपने आप कम हो जाएगा। नहीं सर, ये पेशेंट्स का तो वैसे ही वेट लॉस हो रहा है और ये लोग तो एक्टिव पेशेंट्स हैं, इनको तो बोलना पड़ता है कि आप दीजिए ना। सर चालू है सर, नहीं हो रहा है, मतलब वो एक लेवल पे आके अटक अभी जाता देखिए आप है। कंफ्यूज है मैम। देखिए अभी आपने बोला नई डायग्नोसिस है, और अभी बोला आपने कि पित्तजन मतलब पित्त की तरफ भी आप जा रहे हो। आप नहीं, आप कंफ्यूज है मैम। नया कफज होता है, नया हमेशा कफज होगा, नया फिर वो कफज यानी पित्तज कि हो। उनका डायग्नोज सर अभी हुआ है,
यानी नहीं इन तो वो पित्त पेशेंट्स की आप कैसे जा रहे हो? पित्त प्रकृति है पेशेंट की, मैं बोल रही हूँ जो नहीं अभी पित्त आपने बोला प्रकृति। पित्त में बोला ना नहीं 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 सर, मधुमेह के पेशेंट्स हैं और पित्त प्रकृति वाले हैं, और वेट डिक्रीज होने से ही मोस्टली ये शुगर चेक कराने जाते हैं और इनका नहीं। शुगर आया है। मतलब हाँ, ये अब ऐसे देखिए 3-4 यहाँ केस हो गए। यहाँ में पकड़ लिया आपने। हाँ अब आपने हाँ वेट डिक्रीज किया तो नया डायग्नोसिस नहीं है मैम। सर वेट, हाँ मतलब अभी वेट डिक्रीज इनका हुआ, इन्होंने शुगर चेक कराया और ये मेरे पास आए ऐसे। हाँ तो समझ इसके गए? मतलब तो नई हाँ डायग्नोसिस नहीं है मैम, ये पुरानी हाँ हाँ डायग्नोसिस है मैम। और वो ओके। कितनी एज है मैम उसकी? अभी एक पेशेंट की तो 62 है, एक यंग है, थोड़े 42 के हैं, तो दोनों का ही मतलब मुझे यही आ रहा है। और एक है। और है आज मैं बात करने वाला हूँ जो तीसरा चरण है महामारी का जिसकी बात हो रही है, विजय राघवन। भारत ये क्या शुरू हो गया? ये क्या शुरू हो गया? सर बोलिए ना, क्या तो बोल फिर रहे मैं थे? ये कह रहा था कि अगर वेट लॉस हो रहा है तो इट शोज कि देयर इज ए क्रोनिक संप्राप्ति, ओके और ओके वेट लॉस तभी होगा। जनरली ओबेस पेशेंट, देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, या तो इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन होता है, ठीक है, या हाइपो ओके होता है। हाइपो होगा तो वो इसका मतलब वहां पे संप्राप्ति बन रही है पेनक्रियास की बीटा सेल्स की, वहां पे इम्यून की वजह से वहां पे श्वेतो अवरोध हो रहा है, तो वो। और दूसरा होता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, और वो जो सेलुलर लेवल पे इंसुलिन के जो ग्लूकोज रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको जो सेलुलर लेयर बाइंडिंग उसकी बाउंड्री पे, वो जो ग्लूकोज इनटेक रिसेप्टर्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि इंसुलिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है ग्लूकोज को ब्लड से कलेक्ट करना और सेल के अंदर डालना। यस करेक्ट राइट है? सर। हाँ सर। अब अगर हम यहाँ आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं, ये तो एलोपैथिक पार्ट है, आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं तो शुरुआत से आप उसको लेके चलो कि कफज की तरफ जाता है, और इसमें कफज की संप्राप्ति है, कफ सर्वम आता है इसमें। हेलो, हाँ 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 सर, हाँ सर और बीच इसमें अब आपका जो है जो धातु पर तीनों दोष, वात पित्त कफ और दशो दोष यस आपका, सर। ये सभी इन्वॉल्व हैं, तभी वो हाँ मधुमेह की तरफ वो बना। अभी तक प्रमेह था, राइट। हाँ अब वो मधुमेह की तरफ बन गया है, और राइट मधुमेह की सर। तरफ बन गया है तो अब आपको फिर पूरा उसकी देखना पड़ेगा कि वो ओबेज है, खाली या मतलब पापा वेजिटेबल्स बहन पे ज्यादा लोड है, वेजिटेबल्स में તમારે या ટામેટા સિવાયના બધા વેજીટેબલ્સ पेनक्रियास पे है, या हाँ यूरिन पे आ रहा है अरे एना उसका। પપ્પાને તો પગમાં हेलो, अच्छा मैम। जी हाँ बोलते रहिए। सर, हाँ सर बोलिए सर। ओके अरे किसी का रेडियो लगा हुआ है क्या? हाँ आशा हो मैम गया, का, बंद हो आशा गया। मैम का। अच्छा आशा मैम कुछ बोल रही है, बताइए मैम। नहीं नहीं, वो घर का नहीं नहीं फैमिली वाला उनका बात यहाँ आ रहा है। अच्छा तो फिर मैं इधर जाता हूँ, तो आप बप्पा बहन पे जाते हो तो मोमेंटम, या इवन आपका ब्रेस्ट में भी ओवर फैट, या टमी पे भी ओवर फैट, ये भी नहीं एक बप्पा सर, ये बहन। तीनों पेशेंट अब देखिए चूंकि पतले आपका हैं मेल है, बिल्कुल। अब आपका हाँ मेल है, ठीक है ना, एक अब मेल मेल दो की तरफ आप जा फीमेल। रहे हो, हाँ तो हाँ मेल का यूरिन पे मूत्र शोतस पे प्लस मूत्र शोतस पे आया है उसका सूप इफेक्ट। આવે છે કઈ સાંજે કઈ सूप डॉक्टर બનાવે છે आशा जी, અને डॉक्टर आशा जी आपका आवाज अनम्यूट करिए। म्यूट। डॉक्टर आशा जी म्यूट करिए। अरे डॉक्टर आशा जी। हाँ किया सर। हाँ ठीक है सर, बोलिए सर। सर तो फिर वो जो है, मैं भूल गया सर कहाँ पे था, हाँ मूत्र शोतस पे था, तो हाँ मूत्र शोतस में श्रोतो अवरोध, या वहां पे वहां पे जो है आपका मूत्र अवरोध है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सेल्स हैं वो हाँ, वो आपका यूरिन से जो शुगर हो रहा है फिल्टर आउट हो जाता है, वो रीअपटेक हो जाता है, वो दोबारा ओके एब्जॉर्ब होके दोबारा ब्लड में आ जाता है, और वो एक ओके बड़ा फैक्टर होता है ग्लूकोज ब्लड में रहने का, और या डायबिटिक बने रहने का। तो ओके। उसमें हम लोग को मूत्रल औषधियां मूत्रल। हाँ या चंद्रमा या शिलाजीत। अब मधुमेह में हमारा शिलाजीत का ही एक बहुत बड़ा रोल है, बंग का बहुत बड़ा रोल है, नाक अच्छा का बहुत बड़ा रोल है,
और साथ में फिर हम स्वर्ण पे उतरते हैं, और साथ में फिर ये जैसे पाठक सर बताते हैं कि करेला, जामुन, मेथी और बेल और सदाबहार, इस सब का, सदाबहार को तो फूल मिलेगा, बाकी सबका वो छाल मिलेगी, हाँ है ना। और मैं तो इसमें पानी में भी मैंने तो एक फंडा अपनाया हुआ है कि पानी सादा नहीं लेना है, इसमें आपकी पत्तियों में बेल, नीम, करेला, जामुन और सदाबहार, और फूल भी मैं, ये मोगरा है या सदाबहार का फूल है या इस तरीके से। और ग्रेन्स भी मैंने बहुत राष्ट्रीय गुरु थे उनका मैंने सुना था, उनकी स्पीशीज पे इवन जैसे कभी मेथी दे दिया, कभी हल्दी दे दिया पानी में डाल के, कभी अजवाइन दे दिया, चेंज करके बराबर, कभी सौंठ दे दिया, क्योंकि हमको पानी उसको सादा नहीं देना है। सादा पानी क्लेद करेगा, अगर हम ये सब डाल देंगे तो क्लेद नहीं करेगा, और क्लेद हमको हटाना है शुगर के पेशेंट में। तो सर ये पेशेंट्स अभी मतलब पित्त की प्रकृति है और वेट भी कम होता जा रहा है, तो ऐसे में ये अवतर्पण की तरफ है ना, ये अवतर्पण है, तो इसमें आपको पहले संतर्पण करना पड़ेगा मैम। आपको ब्रश प्रमोट करने के लिए आपको वेट प्रमोट करने वाली दवाइयां देने के बाद फिर आप अवतर्पण पे ला सकते हैं। ये सब पाठक सर बताइए सर इसमें। यस संप्राप्ति सर मैं कुछ इजी वे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बताइए। यस सर, यस मैम। आयुर्वेद में प्रमेह में 2 टाइप के रुग्ण क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं, स्थूल्य और कार्श्य, संतर्पणजन्य और अपतर्पणजन्य। तो इनका टिपिकल वही है कि जिनका अपतर्पण हो रहा है उनको संतर्पणजन्य चाहिए, लेकिन दोनों के इसमें धात्वाग्नि मांद्य तो रहता ही है। और पित्त प्रकृति में क्या रहता है, जाठराग्नि मांद्य इतना दिखता नहीं है, इसलिए उनका वेट बढ़ता नहीं है, बट उनमें धात्वाग्नि मांद्य रहता है। और जो कफज प्रमेह है उनमें जाठराग्नि भी मंद रहता है, सारे धात्वाग्नि स्पेशली मेदो धातु का अग्नि ज्यादा मंद रहता है, इसलिए मेद का आवृत्त होता है, इसलिए उनके वेट बढ़ते रहते हैं, डायबिटीज बढ़ते रहता है, वेट भी बढ़ते रहता है। बट पित्त वाले बात वाले लोगों में ऐसा नहीं होता है, और ये संप्राप्ति में भी क्रॉनिक रहे या फिर न्यूली रहे, पित्त वाले लोगों में बहुत कम दिखता है डायबिटीज, लेकिन बहुत ही उनका लाइफस्टाइल खराब है तो उनमें दिखता है डायबिटीज, बट लक्षण वैसे नहीं दिखते हैं, वो अपतर्पण के ही लक्षण दिखते हैं। तो उसके लिए सिंपल है कि हम ये जामुन, ऐसा मेरा कहना है कि जो है ना लेखन द्रव्य और नीम जैसे द्रव्य जो ज्यादा रुक्ष है, वो पित्त अगर प्रमेह लग रहा है आपको तो वो ना यूज करके पित्तज प्रमेह के लिए चरक संहिता में बहुत अच्छे ड्रग्स एक्सप्लेन किए हैं। 10-12 ऐसे ड्रग्स है जिसमें कफज प्रमेह के लिए अलग है, पित्तज प्रमेह के लिए अलग है, तो टिपिकली वही यूज करना चाहिए, तो इनको ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे लोगों में अगर शुगर आपकी 120, 130 भी रह रही है, तो अगर सिम्टम्स वैसे नहीं है तो डरने वाली बात नहीं है। हर पेशेंट में शुगर 90, 100 ऐसी नहीं आती है, डायबिटिक पेशेंट है, बट अगर आपको सिम्टमाइज और अग्नि उनका ध्यान रखना है, ऐसे पेशेंट में आपने बताया ना ब्रहण द्रव, जो आपने बताया ब्रहण द्रव, क्या क्या इसमें दिया जाएगा, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। लोद्र है, अर्जुन है, सारीवा है, पित्त शामक ही ड्रग है, मुस्ता है। इनमें घृतपान थोड़ा करा सकते हैं क्या ये पेशेंट? इसी द्रव्य का सिद्ध घृतपान देना है, यही मैं बोल रही हूँ कि इसी द्रव्य का सिद्ध घृतपान देना है। धानवंतर घृत बताया है ना वाग्भट में, धानवंतर घृत तो बहुत अच्छा काम करता है शुगर पेशेंट को, मतलब पंचतिक्त है, महातिक्त सभी काम करेगा ना। आप जो यूज कर रहे हैं ना चंद्रप्रभा और जो भी फलत्रिकादि तो बिल्कुल वात कफ की संप्राप्ति पे अच्छा काम करता है, इसलिए आपको पित्त में उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चंद्रप्रभा भी वैसा ही है, वात कफ की संप्राप्ति में यूज कर रहा है, इसलिए सारे प्रमेह के रुग्णों को एक ही वे से हम नहीं जा सकते। आपका डायग्नोसिस बराबर है, पित्त गलत हो गए। मैम ये शिलाजीत तो ऐड कर सकते हैं ना, शिलाजीत मैंने सर शिलाजीत का कैसा है, अगर हमें संतर्पण करना है तो उसको दूध के साथ हमें देना पड़ेगा, त्रिफला के साथ है तो वो अपतर्पण कर दे जाएगा, इसलिए वो अगर रसायन फॉर्म में यूज करना है तो उसका अनुपान सिलेक्टिव रहना चाहिए, तभी पित्त वाले लोगों में यूज कर सकते। वही मैं बोल रही हूँ कि हमेशा कफज प्रमेह उसी तरह से ना जाए कि पेशेंट का प्रकृति भी देखिए, सिम्टम्स भी देखिए, उस तरह उसके बाद ड्रग्स सिलेक्ट करेंगे ना तो हमें फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो ड्रग्स हर बार नीम, करेला, ये जामुन यही नहीं चाहिए, बाकी भी हमारी जो मेडिसिन से सिंपल पित्त भी शमन होगा ना उनका, अगर अग्नि बैलेंस हो जाएगा अपने आप डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। और वसंत कल्प इन्होंने यूज करना चाहिए, जैसे मधुमालिनी वसंत, सुवर्णमालिनी वसंत, दोनों धात्वाग्नि अच्छे करते हैं और साइड बाय साइड दोनों ब्रूहण भी करते हैं,
तो ऐसे वसंत कुसुमाकर भी यूज कर सकते हैं। बाद में उन्होंने वसंत कल्प पे शिफ्ट होना चाहिए, तो उनको वेट गेन भी दिखेगा। और बाकी भी पित्त शमक नॉर्मली उनका तीक्ष्ण अग्नि रहता है, तो उसके लिए भी नॉर्मल पित्त हमारा शमन हो जाए। मैं तो महामंजिष्ठादि वटी यूज करती हूँ ऐसे पेशेंट में, मुझे वेट गेन मिल जाता है। पित्त ओके उनका ओके बैलेंस रहेगा, इतना ही देखना है। तो पित्त और वर्धक आहार से भी एडी आहार सब पूरा करना पड़ेगा, पूरा क्योंकि कंट्रोल करना जो पड़ेगा आप पित्त। बोल रहे हैं ना सर, वैद्य का जो आपने लेक्चर सुना था, उन्होंने सिद्ध जल लेने को बोला था, तो उन्होंने ये भी बोला था कि बहुत सारे लोगों की शुगर 500 रहती है, बट हाँ सिम्टम्स उतने नहीं दिखते, तो हम कुछ नहीं करते कि उसको कम करने के हाँ लिए नहीं ट्राई करते। उन्होंने बोला कि हम अग्नि देखे, सारा देखे, उसका अगर सही चल रहा है तो अननेसेसरी उसको जबरदस्ती मेडिसिन दे के कम करने की जरूरत नहीं है। किसी हाँ, किसी या के टेस्टिंग की तरफ नहीं ले जाते हैं। वो हाँ हाँ, मैम और उनका नाम टेस्टिंग क्या में था ये भी जिनको बोला जिनको उन्होंने कि चेंजेस जिनका ये आते रहते ये हैं था, लैब में। जिनका ये था, उनका नाम क्या था मैम? जगत शायद राष्ट्रीय सुविनय दामले, सुविनय दामले सर। दामले था, हाँ यस, हाँ राष्ट्रीय गुरु सुविनय दामले सर ही था। यस हाँ, दामले जी था, हाँ यस वो यस। पानी पे तो बहुत इसमें हम अच्छा लोग को बोलते पैथोलॉजी की तरफ नहीं जाना है। इसमें हम लोग को अगर पैथोलॉजी में अगर पेशेंट को उलझा दिया तो आप फिर पेशेंट को नहीं ठीक कर पाएंगे। और हैं। अगर लेकिन पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है और अगर शुगर अगर इम्प्रूवमेंट की तरफ, जैसे अभी दीप्ति मैम ने बोला कि ग्रहण की तरफ और पित्त शामक चिकित्सा हाँ करते हुए हमें ग्रहण करते हुए देना है, तो पेशेंट बेटर फील करने लगे, तो उसको पैथोलॉजी के जाल में नहीं फंसने देना, क्योंकि पैथोलॉजी इज नॉट ए डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी ट्रीटमेंट नहीं है। सर हमें सिर्फ यस अग्नि यस देखना है हाँ और दोष को बैलेंस करना है। उसके लिए हम जैसे पित्त के लिए घृत यूज करते हैं, वैसे ही आपको यूज करना है, पित्त शामक ड्रग्स यूज करना है, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल। मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। कौन सी टैबलेट बोल लिया आपने दीप्ति मैम? क्या सर? वेट गेन के लिए आपने कोई टैबलेट बोली थी मैम? वसंत मालती, नहीं नहीं, लघु हाँ हाँ, मालती। वसंत कल्प, वसंत कल्प। महामंजिष्ठादि वटी बोला है। अरे बसंत कुसमाकर भी जोड़ सकते हैं आप, मधुमेह कुसमाकर भी जोड़ सकते हैं। वट्टी कुछ बोल रही थी मैम आपने? हाँ, महामंजिष्ठावटी वटी के जो भी कंटेंट्स है ना, या फिर टैबलेट, वो भी पित्त शमन करती है, तो बस बाद में उनके वेट भी बढ़ते रहते हैं। पित्त की वजह से ही अग्नि तीक्ष्ण होता है, इसलिए उनके वेट नहीं बढ़ते इसी पेशेंट के। तो मैडम, किसी भी वेट गेन के पूछना पेशेंट को मैं महामंजिष्ठादि दे देती हूँ। हेलो मैम, पोस्ट कोविड बहुत से लोगों की शुगर बढ़ के आ रही है मैम। हाँ पोस्ट कोविड। हाँ, स्टेरॉइड की वजह से। हाँ, मेडिसिन की वजह से ही है। हाँ मैडम, स्टेरॉइड दिया जा रहा है ना, तो उससे पैनक्रियाज की बीटा सेल डैमेज हो रही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं सर, तो मेरे पापा है अभी 62 इयर्स ओल्ड, तो उनको भी हो गया है शुगर, यानी उनका HB1 किया, वो तो ओवरवेटी है, लेकिन फिर अब शुगर की गोली लग गई है, तो उसके साथ क्या देना चाहिए? ये पोस्ट कोविड ही HbA1c कितना डायग्नोसिस है? है। हेलो, HbA1c कितना है? अभी वो मुझे पता नहीं इतना रिपोर्ट, लेकिन अभी बहुत दिन हो गए, उसको भी सितंबर में हुआ था उनको कोविड, लेकिन तब सिम्टम्स से में क्या है उनको अभी? उनको सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे मैम डायबिटीज के, लेकिन पोस्ट कोविड वहां पे देखा तो शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। कितना 500, है? हाँ 400-500 ऐसे रह रही थी। वो तो एडमिट फिर रहेंगे तो बढ़ेगा ही उतना। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने HB1 किया ना, तो वो लिमिट से ज्यादा था, इसलिए फिर डॉक्टर ने शुगर की टैबलेट स्टार्ट कर दी। नाम, मेडिसिन का नाम क्या है मैम? वो वही अपनी मेटफॉर्मिन 500 mg। 500 केवल मेटफॉर्मिन पे रखा हो, केवल मेटफॉर्मिन और कुछ नहीं? हाँ नहीं, बस एक ही गोली चालू है 2 टाइम। 400 तो नहीं, इस पे कंट्रोल होएगी मेटफॉर्मिन अकेली पे? 500 शुगर में केवल मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा मैम। नहीं सर, वो बाद में कम हुई होंगी जब वो एडमिट थे, तो 500 शायद उन्होंने इंसुलिन दिया होगा और मेटफॉर्मिन पे फिर कंटिन्यू किया होगा। आईसीयू में इंसुलिन ही दे रहे अभी डायरेक्ट 500 पे, तो इंसुलिन ही दिया होगा। हाँ हाँ हाँ, बाद में थोड़ी अभी शुगर आप बढ़ शुगर के और फिर वो HbA1c का जो आपको मालूम मेडिसिन है ना कोरोना के, सारे लीवर टॉक्सिक है, इसीलिए बिल्कुल शुगर बढ़ के आ रही है, और फिर स्टेरॉइड्स भी दे रहे हैं, उसकी वजह से भी बढ़ के आ रही है। हमें सिर्फ लीवर डिटॉक्सिफाई भी करेंगे ना, तो ये कंट्रोल में आ जाता है। हमारे जो विरेचक द्रव्य है, हाँ वही करना है, बस लीवर पे काम करने वाली गर्मी पे रखेंगे। नहीं तो मैडम अभी उनको क्या शुरू करना चाहिए अभी सस्टेन रखने के लिए? वो अभी घर पे है। हाँ वो घर पे मैडम, लास्ट सितंबर में हुआ था, और तब बहुत ज्यादा शुगर बढ़ के आई, तो डॉक्टर ने HbA1 भी कराया था कि 3 महीने की समझती है, इसलिए फिर सस्टेन में उन्होंने मेटफॉर्मिन 2 टाइम दिया है उनको। अभी उनके मोशंस कैसे है? ठीक है मैडम, नॉर्मल है। और भूख? वेट बहुत ज्यादा है उनका, 100 अबव है। नहीं, भूख कैसा है? बहुत ज्यादा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं लगता? ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, यानी उनको अगर टाइम पे नहीं दे तो फिर चिड़चिड़ करते हैं। अच्छा।
तो उनको मैडम HbA1c अगर ज्यादा है ना, तो ऐसा है कि संप्राप्ति बन रही होगी और साथ ही साथ कोविड आया इसलिए बढ़ के आया, ऐसा भी हो सकता है ना। HbA1c तो 6 मंथ to 1 ईयर तक दिखाता है, अप एंड डाउन तो होगा उनको, ऑलरेडी वजन भी ज्यादा है ना, तो उनको होने वाला ही होगा। हाँ यस मैडम वही। तो बिल्कुल आप अगर शुगर अभी ज्यादा है 250-300 तो वसंत कुसुमाकर से स्टार्ट करिएगा, बाद में शीला जतवादी ऐसी कंडीशन में कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ओबेज है ना, तो शिलाजीत अच्छा काम करता है। शिलाजीत चंद्रप्रभा जो अभी बोला ना, वो अभी काम करेगा, फलत्रिकादि वगैरह। अच्छा, शिलाजीत त्रिफला के साथ शीला जतवादी बेस्ट है। अच्छा अच्छा। साथ में आप मधुमेहारी चूर्ण, मधुमेहारी ग्रेन्यूल्स आते हैं ना, वो भी और जोड़िए। गुड़मार भी अच्छा काम करता है। जब वात कफ संप्राप्ति है तो गुड़मार अच्छे से, क्योंकि वात कफ में जो आपने बोला ना, तब इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं होता है, और मतलब ऐसा रहता है। और जो पित्त वाले हैं उनमें इंसुलिन सिक्रेट होता है, बट उसका परसेप्शन नहीं होता है, मतलब हमारे सेल्स उसको ग्रास्प नहीं करते हैं। तो हमें बस गुड़मार तो जब इंसुलिन सिक्रेट करने वाले संप्राप्ति में अच्छा काम करता है, गुड़मार वात कफ में घनवटी अच्छा काम देना ना करेगा। मैम। नहीं गुड़मार नहीं, घनवटी टैबलेट है, दे दीजिएगा। मुझे जो गुड़मार घनवटी ग्रेन्यूल्स आती है। फॉर्म में, ओबेस पेशेंट में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में या जो पाउडर फॉर्म में है, गुड़मार प्लस मधुमेहारी, उसका रिस्पांस बढ़िया आता है इन कंपेरिजन टू टैबलेट। ओके ओके ओके। एक एमिल फार्मा की भी कुछ आता है, वो एमरी प्लस ग्रेन्यूल्स। आप मैम एमरी प्लस ग्रेन्यूल्स शुरू कर दीजिए, और साथ में मैडम ने जैसे बताया बसंत कुसुमाकर शुरू कर दीजिए, और शिलाजितवादी की चार गोली से शुरुआत कीजिए मैम, सुबह शाम, है ना। और मेटफॉर्मिन पे अगर है तो मेरे ख्याल से शुगर उनकी बॉर्डर लाइन है, क्योंकि अगर मेटफॉर्मिन पे रखा है तो मुझे तो नहीं लग रहा कि उनको शुगर की दवाइयों की जरूरत है। मेरे ख्याल से आप अपनी दवाइयों से कंट्रोल कर ले जाओगी। लेकिन आप HbA1c और फर्स्ट शुगर फास्टिंग पीपी आप करा लो, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि फास्टिंग वाली बढ़ रही है या पीपी वाली बढ़ रही है, HbA1c क्यों बढ़ रहा है। और साथ में एक यूरिन रूटीन और यूरिन का सीरम क्रिएटिनिन आप करा के उसको वॉच करते हो। चलो मैम। सर फास्टिंग और पीपी दोनों भी बढ़ा हुआ है ये सर। 4 हाँ, जनरली जो है फास्टिंग ज्यादा बढ़ी हुई होती है, पीपी कम बढ़ी हुई होती है। और जो अगर फूड से रिलेटेड होती है तो फास्टिंग में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, पीपी बढ़ी हुई होती है। अगर फूड से रिलेटेड है तो आप फूड मम्मी आएगी तो कर देगी। मम्मी तो ऊपर ही सो रही है। मम्मी जी एक ये डॉक्टर वंदना मैडम जी, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, तो ये गर्म करके कैसे दो? घर का बात बाहर क्यों आ रहा है जी? मैम सर क्या हुआ बंदा? सर आप बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अगर पीपी बढ़ी हुई आती है तो फूड से रिलेटेड होती है, तो उसमें आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हो। फास्टिंग बढ़ी हुई आती है तो मैं भूल गया। हाँ सर हाँ मैं भूल गया ना, तो वो डायबिटिक की तरफ वो फिर कफज संप्राप्ति बनती है। तो उसमें आप फिर ये एमरी प्लस ग्रेन्यूल्स के साथ में आप बसंत कुसुमाकर या बसंत मालती वगैरह जोड़ सकते हो। और बाकी शिलाजित्वादी पे रखता हूँ मैं, और त्रिफला भी रखता हूँ। अगर त्रिफला नहीं रखना चाहते या अगर पत्रिकादि अगर आप देते हो तो स्टार्टिंग में अगर है तो, अगर मेटफॉर्मिन पे है तो इसके मतलब स्टार्टिंग है, तो उसमें आप फल्त्रिकादि से भी आप रेस्पॉन्स ले सकते हो। ओके सर ओके। जैसे मैं क्या मैम ने करती हूँ पूछा कि रिसेंट मैम ने 2 रिपोर्ट्स पॉइंट लेती पूछे। हूँ। हेलो मैम, मैम ने 2 पॉइंट पूछे। वेट ज्यादा, भूख ज्यादा लगती है, नंबर 1 ये डायबिटिक पेशेंट की क्वांटिटी है, मतलब क्वालिटी है। डायबिटिक पेशेंट को भूख ज्यादा लगती है मैम, खाना खा लो गया तब भी। और दूसरा उसका श्रोतोशोधन नहीं होता, मतलब पेट साफ नहीं होता। अगर श्रोतोशोधन की तरफ है, साफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इंटेस्टाइन, इसके मतलब डाइट से रिलेटेड है। और अगर उसको भूख ज्यादा लग रही है तो मेरे ख्याल से तो फिर वो आपको लीवर प्रिपरेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होती है ऐसे केसेस में, या ज्यादा होती है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होती रहती है। सॉरी कुछ ऐसी हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती रहती है, मतलब लीवर से शुगर बनती रहती है। करेक्ट। तो शुगर वो फेंकता रहता है लीवर में, वो लीवर में फेंकता रहता है, इसीलिए। और वो चूंकि शुगर रिसेप्टर्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और जो एक्सट्रीमिटीज वगैरह है या ऑर्गन वगैरह है उसमें वो शुगर नहीं एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए वीकनेस लगती है, और इसी वजह से वेट कम होता है। ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, इसीलिए ऐसे पेशेंट में लिपिड लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसे पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाती है ऐसे पेशेंट में, अगर वो पुराना लंबा डायबिटिक पेशेंट है तो।
नहीं, पुराना लंबा नहीं है सर, हर 6 मंथ को नो रिपोर्टिंग है मैम, ही इसीलिए उनका। मैं कह रहा हूँ आप सब चीज बात करो, आप कोलेस्ट्रॉल भी रिपीट उनको भी है ना कराओ आप। एंजियोप्लास्टी होके गया है ना, तो कार्डियक का ट्रीटमेंट चालू ही है। हर 2 महीने डॉक्टर के पास जाते हैं और हर 6 महीने से रिपोर्टिंग होता है, लेकिन ये कोविड के बाद सडनली शुगर का आ गया। हाँ तो आप इसमें आप करो ना, जैसे बताया दीप्ति मैम ने, और मैं थोड़ा वॉच रिसेंट करो। रिपोर्ट देखती हूँ सर और आपको हाँ फिर से रिसेंट बताती हूँ। देखिए ना आप, HbA1c, ब्लड शुगर फास्टिंग, यूरिन रूटीन, सीरम यस क्रिएटिनिन सर, यस और सर, यस सर, एक लीवर का SGOT SGPT। यस सर, यस सर। सर शीला प्रमेयवटी भी अच्छा रहेगा क्या? शीला प्रमेयवटी ये किसकी आती है? ये व्यास का आता है सर। किसकी? व्यास कंपनी का। शीला जी तो आदि आती है उसकी भी। शीला प्रमेयवटी करके है सर, बहुत अच्छा हाँ रिजल्ट देखने शिलाजीत को के साथ मिलता में है। है, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। शीला प्रेमावती अगर ब्यास की है तो दे सकते हैं, अच्छा है। शिलाजीत तो आप किसी भी, चाहे बैद्यनाथ की हो, चाहे ऊंझा की हो, चाहे व्यास की हो, शिलाजीत हमको देना है। 500 ग्राम से ऊपर देना है, 1 ग्राम के करीब देना है हमको। 500 mg से ऊपर 1 ग्राम के करीब देना है। सर इसकी डोज क्या है सर? हाँ जी, डोज क्या है सर इसकी? 4 से 6 गोली सुबह शाम। सर ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? मैं तो ज्यादा ही देता हूँ, शिलाजीत तो ज्यादा ही दिया जाता है। शिलाजीत कभी नुकसान नहीं करता है। 4 गोली पे रख दीजिए, 3 पे रख दीजिए सुबह शाम। पेशेंट को एक्चुअली क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट को वीकनेस बहुत लगती है। क्यों? और भूख भी ज्यादा लगती है। मतलब जो भूख लगने का रीजन, और फिर भी खाना भी खा रहा है तब भी उसको वीकनेस ज्यादा लगती है। दोनों चीजें होती हैं इसमें, भूख भी ज्यादा लगती है, वीकनेस, क्योंकि धातु क्षय हो रहा है। सारी धातुएं, रस, तक, मांस, शुक्र, शोणित, मज्जा, लसिका, रस, ओज, सभी का दूषित हो रहा है, सभी दूषित हो रहा है। और ओज का क्षय हो रहा है, और धातु क्षय हो रहा है, और इधर आपका एनर्जी नहीं होती है, मस्कुलर वीकनेस भी होती है। और क्योंकि ना सर सारे नहीं सारे धातु में ना वात का प्रकोप बढ़ता है, तो धातु डिजनरेशन होता है, और मेदावृत्त वात रहता है ना यहाँ पे, तो क्या है, ऊपर से मेद का आवरण रहता है, और वात की वजह से जो अग्नि है वो प्रदीप्त रहता है, इसलिए उनको बार बार भूख लगती है, बट ज्यादा खाया नहीं जाता है, और वेट फिर बढ़ते रहेगा। इतना तीक्ष्ण अग्नि होके भी वेट बढ़ता है, क्योंकि मेद का आवरण रहता है, अंदर अंदर अग्नि बढ़ती रहती है, बट ऊपर से आवरण, पहले आवरण निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग डिस्कशन बंद करेंगे क्योंकि हाँ सर ठीक है, 10 बज गया, 10:15। सर एक लास्ट का पॉइंट दीप्ति मैम का फिर से रिपीट करेंगे ना? दीप्ति मैम। हाँ जी, ये धात्वाग्नि मंदिर रहता है हाँ, तो सारे धात्वाग्नि मंदिर रहता है, और वात प्रकोपित रहता है, वात की वजह से सारे धातु क्षय होते रहता है, और मेदावृत्त, मेद का आवरण रहता है ना प्रमेह में, मेदावृत्त वात बोल सकते, या फिर अग्नि पे भी मेद का आवरण रहता है। तो जो वात है वो अग्नि को, मतलब जैसे आग को हम हवा देंगे तो वो कैसे बढ़ेगी, वैसे वो बढ़ती रहती है, इसलिए उनको बार बार भूख लगती है ऐसे लोगों को, बट ऊपर से मेद का आवरण रहता है, तो इसलिए तीक्ष्णाग्नि होके भी उनका वजन कम ना होके बढ़ते रहता है, इसलिए ये लोग ओबेज रहते हैं। तो हमें इसलिए मेदावृत्त पे भी काम करना, मेदावरण ही निकालना है, ऐसा नहीं कि बहुत भूख लग रही है तो हम पित्त शमन देनी, मेद का ही आवरण पहले निकालना है, और बाद में फिर अग्नि, और वात और मेद अच्छा करेंगे तो अपने आप अग्नि अच्छी हो जाती है। मैम मंजुषावटी का अनुपान क्या बताया था मैम आपने? किसका सर? मंजुषावटी का अनुपान क्या बताया था मैम आपने? मैं अनुपान नहीं सर, मैं पानी के साथ टैबलेट्स दे देती हूँ। और ये शिलाजीत को रिप्लेस कर देती है क्या सर मैम? ये शिलाजीत को क्या इसके साथ शिलाजीत भी देनी पड़ेगी मैम? किस चीज में? लेकिन ये शिलाजीत वादिवटी में वात कफ की संप्राप्ति में बोल रही हूँ, और पित्ताधिक्य में मैंने महामंजुषादि बताया है। ओके मैम। हाँ सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। मेरा एक सवाल था जी, पूछिए मैम आप। हाँ पूछिए। सर एक पेशेंट है, वो अभी CPAP वेंटिलेटर पे है, उसका एज 38 इयर्स है सर। अभी वो 28 डेज बैक उसका RT-PCR पॉजिटिव आया था। अभी उसका कंप्लेंट है कि ब्रीथलेसनेस और ज्वर आ रहा है। उसका अभी D-dimer 2575 है सर।
अभी ESR वो सब नॉर्मल है। अभी उसका ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए अभी? सर है ना डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, बताएंगे ना। सर ये कौन सा दिन है क्या ओटी में क्या आप बताया, फिर से बताइए, कहाँ पे आईसीयू में एडमिट है? हाँ सर, वेंटिलेटर पे कौन सा है दिन सर। और कौन सा दिन है आज? अभी 20 to 22 डेज होगा सर उसका RT-PCR पॉजिटिव होके। अभी 18 डेज है, उन्होंने वहीं पर है सर। पहले हाई ऑक्सीजन में थे, 60 लीटर ऑक्सीजन पे। अभी भी हाई फ्लो 60 लीटर ऑक्सीजन पे है। अभी वेंटिलेटर पे है सर, CPAP वेंटिलेटर। डी डैमो तो आपका 2000 के